क्या आपने कभी पानी के अंदर शैम्पू को डिज़ोल्व किया है? तो अगर आप गलती से भी ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि जो शैम्पू है वो हमारा पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा और हमको ऐसा धुंधला सा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा नॉर्मल वाटर है और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता ये है कि जब शैम्पू हमारा पानी में डाला जाता है तो शैम्पू के पार्टिकल डिज़ोल्व होने की जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि पानी के साथ वो घुलेंगे नहीं और इस तरह पूरे पानी में फैल जाते हैं और फिर हमारा जो सॉल्यूशन यहाँ बन के तैयार होता है उसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कॉलोइडल डिस्पर्जन। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के यूनिट 1 के बारे में, जिसका नाम है कॉलोइडल डिस्पर्जन। अब ये हमारी जो यूनिट है ये क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन कॉलोइड्स, देन एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सिस्टम। तो देखो, पूरा कॉलोइड या कॉलोइडल डिस्पर्जन या कॉलोइडल सिस्टम लगभग सभी में जो है हमें कॉलोइड्स के बारे में ही बात करनी है। तो इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करनी है, देन इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, देन हमें बात करनी है इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, और फार्मास्यूटिकल सिस्टम के अंदर एक्चुअल में ये क्या रोल प्ले करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो है इसकी एप्लीकेशन लिखनी है। देन सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन कॉलोइडल डिस्पर्जन, देन डिस्क्राइब ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड। अब देखो, ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ना, या तो ये तीनों अलग अलग, यानी कि एक आध हमारी आ गई 5 से 7 मार्क्स में, या फिर सारी की सारी एक साथ हमारे 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ कराया हुआ है। देन हमारे इसमें थर्ड क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन प्रोटेक्टिव कॉलोइड्स। हमारे एक्चुअल में क्या होते हैं, कॉलोइड्स का एक पार्ट है और ये हमारे प्रोटेक्टिव एक्शन अपनी कैसे देते हैं, जो इनका नाम है। देन सेकंड हमारा आता है कोएजर्वेशन और पेप्टाइजेशन के बारे में। तो इन सब के बारे में जो है इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो कॉलोइडल डिस्पर्जन आपने देख तो लिया कि भाई कैसा होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये होता ही क्या है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं सॉल्यूशन का। अब मान लो कि अगर हमें कोई भी एक सॉल्यूशन बनाना है तो हमें सिंपल क्या करना होता है, एक हम लेते हैं सॉल्वेंट और एक हम लेते हैं सॉल्यूट, और सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। जो सॉल्यूट है वो हमेशा हमारा क्या है, लेस अमाउंट में, यानी कि कम क्वांटिटी वाला होता है, और जो सॉल्वेंट है वो हमारा एक लार्ज क्वांटिटी वाला होता है, और इसको इसमें डालेंगे, हमारा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। अब देखो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मान लो मैंने क्या लिया, पानी लिया, और पानी के अंदर मैंने क्या किया, चीनी को डिसॉल्व किया। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो मेरा शुगर है वो पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, और उस टाइम मुझे क्या केवल एक फेस दिखेगा, यानी कि मुझे सिंपल ऐसा क्लियर वाटर दिखाई देगा। तो जो ऐसा सॉल्यूशन होता है ना, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, यानी कि क्लियरली क्या है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गया है। वही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे शुगर की जगह क्या है, शैम्पू ले लिया, और अब मैं क्या करता हूँ, अगर शैम्पू को पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा, तो मैंने पहले ही बताया कि शैम्पू हमारे पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, केवल वो क्या होता है, फैल जाता है। जैसे ये चीनी के पार्टिकल्स में मिल जाएंगे और हमारा पानी के साथ एकदम डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन शैम्पू क्या है, इसमें पूरे में फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, लेकिन डिसॉल्व नहीं होगा। और इस चक्कर में हमको क्या है, इस तरह से दो फेज दिखाई देंगे, और जो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे हमको दो फेज दिखते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो हमारे कॉलोइडल डिस्पर्जन होते हैं ना, एक्चुअल में ये कॉलोइडल डिस्पर्जन हमारे होमोजीनियस वाले सिस्टम में आते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने सिस्टम पहले सिंपली क्या देखा था कि जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व ही नहीं होगा, हमको वो बाहर, यानी कि दोनों हमको दिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको क्या है, देखो शैम्पू भी दिख रहा है और पानी भी दिख रहा है, तो दोनों हमको दिख रहे हैं, और इसीलिए ये हमारा हेटेरोजीनियस सिस्टम कहलाता है। तो अगर मैं सिंपल यहाँ डिफाइन करूँ तो क्या बोलेंगे, इट इज अ हेटेरोजीनियस सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ अ डिस्पर्स फेस एंड अ डिस्पर्जन मीडियम। अब देखो एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। अब हम यहाँ क्या देख रहे थे कि हम क्या कर रहे थे, सिंपल अपने सॉल्यूट ले रहे थे और सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट होता है, यानी कि जो कम क्वांटिटी में हमारे प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्ज फेज या फिर डिस्पर्ज पार्टिकल। यानी कि इसी को, यानी कि सॉल्यूट को हम यहाँ पे डिस्पर्ज फेज या फिर डिस्पर्ज पार्टिकल हम यहाँ पे बोल देते हैं। अब ये जिसके अंदर जाके डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर जाके डिसॉल्व हो रहा है, तो ये सॉल्वेंट को हम यहाँ बोल देते हैं डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि एक ही हमारा माध्यम है जिसके अंदर हमारा जो सॉल्यूट है वो जाके डिसॉल्व हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्पर्जन मीडियम कहलाएगा। तो कॉलोइड्स की भाषा में इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलते हैं। कॉलोइड्स की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्ज फेज या फिर डिस्पर्ज पार्टिकल बोलेंगे, जो डिसॉल्व हो रहा है किसमें, डिस्पर्ज हो रहा है किसमें जाके, सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्जन मीडियम में बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या डिफाइन करेंगे, इट इज अ हेटेरोजीनियस सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ अ डिस्पर्ज फेज, यानी कि हमारा सॉल्यूट से, और डिस्पर्ज मीडियम यानी कि हमारा सॉल्वेंट में, वेयर डिस्पर्ज फेज इज डिस्पर्ज इनटू डिस्पर्जन मीडियम। अब देखो डिस्पर्ज का मतलब होता है फैलना, यानी कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्ज फेज है या डिस्पर्ज पार्टिकल हमारे सॉल्यूट है वो इसके अंदर जाके फैल गए, यानी कि डिस्पर्ज हो गए, यानी कि इस तरह पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, फैल गए हैं, और यहाँ पे जाके हमारा क्या बनता है, कॉलोइडल डिस्पर्जन बनता है। अब यहाँ पे एक खासियत और होती है, यहाँ पे जो हमारे सॉल्यूट है यानी कि डिस्पर्ज फेस है ना, इसके कुछ पार्टिकल साइज होते हैं। तो पार्टिकल साइज की बेस पे हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर जो ये डिस्पर्ज फेस या पार्टिकल जो सॉल्यूट है, इसका जो पार्टिकल साइज है वो हमारे 1 नैनोमीटर से भी कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो ये हमारे कहलाते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। अब जो
मॉलिकुलर डिस्पर्जन है इन्हीं को हम यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन बोल देंगे, या सिंपल बोला जाए तो इन्हीं को हम यहाँ पे होमोजीनियस सॉल्यूशन बोल देते हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पढ़ा था, क्योंकि भाई ये इनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है जो इजीली डिसॉल्व भी हो रहा है और हमको आंखों से इजीली दिखाई भी नहीं देगा। तो यही हमारा होमोजीनियस या फिर मॉलिकुलर डिस्पर्जन बोलते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज एक मॉलिकुलर लेवल के यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। वहीं अगर हम यहाँ क्या देखें कि जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो ये हमारे कॉलॉइडल डिस्पर्जन कहलाएंगे। और इनको हम थोड़ा बहुत देखो यहाँ पे आप देखोगे कि पार्टिकल स्पेशली अलग से नहीं दिख रहा, लेकिन पूरा सॉल्यूशन में ये दिख रहा है कि भाई कुछ तो मिला हुआ है, तो यही हमारा कॉलॉइडल कहलाता है कि हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाई देता है। देन हमारा थर्ड आता है कोर्स डिस्पर्जन। तो इसमें क्या है कि जो पार्टिकल साइज है वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होगा। 1000 नैनोमीटर को ही हम जो है एक माइक्रोमीटर या फिर एक माइक्रोन बोल देते हैं। तो एक माइक्रोन से भी क्या होता है, ये हमारे बड़े होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं कोर्स डिस्पर्जन, और इसको हम जो है इजीली देख भी सकते हैं। तो आई होप अब आपको जो है कॉलॉइडल डिस्पर्जन समझ आ गया होगा कि सिंपली ये हमारे वो सॉल्यूशन एक तरह से हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया जिसके अंदर हमारे डिस्पर्ज फेज या डिस्पर्ज पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जाके डिसॉल्व होगा, और यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज है वो हमारा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में वेरी करेगा। तो ये हमारा पूरा होगा कॉलॉइडल डिस्पर्जन की डेफिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारा एग्जाम्पल हो गया सिंपल स्टार्च इन वाटर, या आप शैम्पू इन वाटर भी लिख सकते हो, या फिर जेलेटिन का एग्जाम्पल भी आप इसमें डाल सकते हो। अब मॉलिकुलर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, ये ट्रू सॉल्यूशन है। जैसे एग्जांपल हम नमक घोल दें या चीनी घोल दें तो भाई इजीली हमारा ये घुल जाता है, और यही हमारा मॉलिकुलर डिस्पर्जन कहलाता है। थर्ड हमारा कोर्स था, तो ये हमारा इसमें पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, 1 माइक्रोमीटर से भी हमारे बड़े हो जाएंगे। अब ये क्या होते हैं, इजीली हमारे क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि सस्पेंशन इमल्सन हमारे इसका एग्जाम्पल है, और आप देखोगे कि इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं और इसको हमें दोबारा ऐसे घोलना पड़ता है। अब देखो ये कप से है तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन अगर इसमें पार्टिकल साइज और बड़े होते तो ये नीचे बैठ जाता और हमें बार बार जो है इसको डिसॉल्व करना पड़ता है यूज़ करने से पहले। एग्जाम्पल इमल्सन, सस्पेंशन या चॉक इन वाटर हो गया या डेस्टिन एयर हो गया। तो ये हमारे हो गए 3 इसके एग्जाम्पल, और कॉलॉइडल डिस्पर्जन आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन, डिफाइन कॉलॉइड्स, देन एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सिस्टम एंड आल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन। तो देखो सबसे पहले हमें बात करनी है कि कॉलॉइड्स एक्चुअल में हमारे क्या होते हैं। तो अगर मैं सिंपली आपको बताऊं कि जो अभी अभी आपने कॉलॉइडल डिस्पर्जन के बारे में बात की थी उन्हीं को हम जो है कॉलॉइड्स बोलते हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कॉलॉइड्स ही हमारे एक तरह से क्या, देखो कॉलॉइडल डिस्पर्जन पूरा एक सिस्टम हो गया, यानी कि हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल है जैसे स्टार्च इन वाटर हो गया, जेलेटिन हो गया, ये जो एग्जाम्पल्स है ना इन्हीं को हम यहाँ पे क्या है कॉलॉइड्स। तो अगर सिंपल इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज अ मिक्सचर वेयर वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ वन सब्सटेंस आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द अनदर सब्सटेंस। अब देखो कॉलॉइडल डिस्पर्जन में क्या हो रहा था कि हमारा एक जो पार्टिकल है, डिस्पर्ज फेज है, डिस्पर्ज पार्टिकल है, वो हमारे डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्ज हो रहे थे, यानी कि स्प्रेड हो रहे थे, एक तरह से फैल रहे थे। उसी को यहाँ पे इस भाषा में लिखा है कि हमारा एक पूरा का मिक्सचर है, यानी कि एक तरह से मिक्सचर हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो इस मिक्सचर में क्या हो रहा है कि एक हमारे बहुत छोटे पार्टिकल है, यानी कि जो हमारे सॉल्यूट है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज है, तो ये हमारा एक तरह से छोटे साइज ही माना जाता है। तो एक छोटा साइज है जो हमारा क्या हो रहा है, दूसरे किसी सब्सटेंस के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो जा रहा है, यानी कि फैल जा रहा है और वो इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो यही तो है, यानी कि बस दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में है तो हमारा डिस्पर्जन यहाँ पे कॉलॉइडल डिस्पर्जन ना। तो सिंपल क्या डिफाइन करोगे, एक मिक्सचर है जिसमें बहुत छोटे पार्टिकल जिनका साइज लगभग 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है, वो एक सब्सटेंस हमारे दूसरे सब्सटेंस के अंदर स्प्रेड आउट हो जाते हैं। आप सिंपल बात करें तो दीज पार्टिकल आर लार्जर देन मॉलिक्यूल्स। अब हमने मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में क्या पढ़ा था कि जो साइज है वो हमारा लेस देन 1 नैनोमीटर है, लेकिन इसका साइज हमारा 1 नैनोमीटर से बड़ा है। तो वही यहाँ पे है कि इनका जो साइज है वो मॉलिक्यूल से हमारा बड़ा होता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूलर नहीं है। और ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर इनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो गया, यानी कि हमारे मॉलिक्यूलर लेवल का हो गया, तो ये हमारा एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। और हमारी कॉलॉइडल डिस्पर्जन की पहली शर्त क्या है कि वो हमारा हेट्रोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये क्या है कि हमारे इसका मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इतना छोटा होता है कि भाई वो इजीली हमारे सेटल डाउन भी नहीं होगा और हमको नॉर्मल आंखों से हम देख भी नहीं सकते। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो आपको ये दिख रहा है कि कुछ तो मिला हुआ है, ब्लर दिख रहा है, लेकिन आपको एक एक पार्टिकल अलग से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इतना छोटा होता है कि इनविजिबल टू नेक्ड आइज है, हमको दिखाई नहीं देता। इसके अलावा ये हमको टिंडल इफेक्ट भी दिखाते हैं, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब एग्जाम्पल जैसे हमारा दूध है, मिल्क हो गया, तो अगर आपने कभी गौर किया होगा तो दूध को अगर आप कभी लंबे टाइम तक के लिए रख दोगे ना, ऊपर ऊपर हल्का सा पतला हो जाएगा और बीच में थोड़ा सा मतलब
नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमारा एक तरह से कॉलॉइड्स होता है, जिसके अंदर जो फैट होता है, यानी कि जो फैट आप लोग जानते हैं पार्टिकल है, वो हमारा पानी के अंदर डिजोल्व होता है, और फैट पानी के अंदर जब डिजोल्व होता है तभी जाके हमारा एक मिल्क बन के तैयार होता है। तो जो दूध आप लोग यूज़ कर रहे हो, पी रहे हो ना, वो एक तरह से हमारा कॉलॉइड्स का ही एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा हमारा फॉग हो गया, जेलेटिन हो गया, ब्लड हो गया। अब ब्लड के अंदर हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये बहुत ही छोटे हैं पार्टिकल, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होते हैं, और ये ब्लड भी हमारे एक तरह से क्या हो गया, कॉलॉइड्स का ही एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फैट है डज नॉट सेटल एंड गिव मिल्क इट्स क्लाउडी अपीयरेंस। अब जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि शैम्पू के पार्टिकल नीचे नहीं बैठ रहे हैं और पूरे को क्लाउडी यानी कि थोड़ा बादल जैसा दिखना पूरा शुरू हो जाता है। वही यहाँ पे कि दूध हमें पूरा बादल जैसा दिखता है, क्योंकि जो दूध के अंदर फैट पार्टिकल है वो उसमें डिजोल्व स्प्रेड आउट है, डिजोल्व नहीं है, स्प्रेड आउट है, लेकिन वो बैठते भी नहीं है, तो हमें पूरा क्लाउडी अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो आप चाहो इस तरह से डायग्राम भी छोटे छोटे बना के आ सकते हो, काफ़ी अच्छा मतलब आपका वो हो जाएगा, एग्जाम में जब लिख के आओगे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो ये बहुत छोटे फाइन पार्टिकल हो गए, ये डिस्पर्स फेस कहलाएंगे, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, ये डिस्पर्जन मीडियम कहलाएगा, और जब इसमें ये डिजोल्व करेंगे इस तरह का हमारा पूरा कॉलॉइड बन के तैयार हो जाता है। अब इस कॉलॉइड का जो साइज है, पार्टिकल साइज है, वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है। ये इनविजिबल है हमारी नेक्ड आइज के लिए, और ये हमारी लाइट को स्कैटर भी करता है। इसको हम करके आगे देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स के बारे में, यानी कि कॉलॉइड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो, एक तरीका तो हमारा ये सिंपल हो गया कि हम यहाँ पे इनको बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, यानी कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन हमारा क्या होता है, उस बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: लायोफिलिक कॉलॉइड्स, लायोफोबिक कॉलॉइड्स एंड एसोसिएशन कॉलॉइड्स। इससे पहले हमारी एक क्लासिफिकेशन ऑफ आती है कि यानी कि ये जो हमारे डिस्पर्स फेस है, यानी कि हम क्या देख रहे थे कि हम यहाँ पे एक सॉल्यूट यानी कि डिस्पर्स फेस ले रहे थे, और डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम में डिजोल्व कर रहे थे। तो इन दोनों के नेचर के फेस पे कि ये हमारा सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसके बेस पे हम यहाँ पे इनको और क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम इनको 8 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने एक टेबल बना दिया है, इससे आपको सिंपली याद हो जाएगा। तो पहले क्या लेंगे कि अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो हम क्या देख रहे थे, एक हमारा डिस्पर्स फेस हो गया पार्टिकल, एक हमारा डिस्पर्जन मीडियम है। तो इन दोनों के बेस पे हम यहाँ पे इस कॉलॉइड को डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला हमारा आता है कि हम क्या करेंगे, जो डिस्पर्स फेस है ये हमने सॉलिड ले लिया, तो हमने यहाँ पे ये सॉलिड ले लिया, और हमने एक ये सॉलिड ले लिया, यहाँ पे हमने डिस्पर्स मीडियम ये भी सॉलिड ले लिया। तो अगर हम इन दोनों को सॉलिड सॉलिड लेते हैं तो हमारा ये टाइप ऑफ कॉलॉइड सॉलिड सॉल कहलाता है। और इसके एग्जांपल जैसे हमारे कलर्ड ग्लास होते हैं, जो कांच के ग्लास वगैरह बनते हैं ना। अब देखो, ये तो प्लेन है, लेकिन आपने कलरफुल कांच के ग्लास देखे होंगे, रेड कलर का हो गया। तो ये कलरफुल में क्या कि जो कलर है ना वो भी आपका एक सॉलिड है, और ग्लास भी आपका सॉलिड है। तो ये जो पूरा बनेगा ये हमारा कॉलॉइड बन जाएगा कलरफुल। तो ये एग्जांपल हो गया, हमारे एलॉयज हो गए। इसके बाद हमारा क्या है कि हम डिस्पर्स फेस ले लें सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम ले लें लिक्विड। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे तो ये हमारा सोल कहलाता है। अब इसमें जैसे पेंट हो गया, तो जो कलर होता है ना, तो कलर हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, और एक लिक्विड में हम उसको डिजोल्व करते हैं तो हमारा पेंट बन जाता है। मडी वाटर होता है, मिट्टी वाला पानी होता है। ये हमारा क्या कि वहाँ पे डिस्पर्स फेज जो हमारा है सॉलिड है यानी कि मिट्टी है, और डिस्पर्स मीडियम हमारा लिक्विड है यानी कि एक तरह से पानी, और हमारा मडी वाटर बन जाता है। थर्ड हमारा आता है कि हमने फिर से सॉलिड ले लिया और यहाँ हमने गैस ले लिया। तो अगर हम क्या करते हैं, सॉलिड को गैस के अंदर डालते हैं तो वो हमारा एरोसोल बन जाता है। अब जैसे जो अस्थमा वाली वो है, तो अस्थमा हमारी क्या है, एयर होती है अंदर, और एयर प्रेशर के साथ बाहर निकलती है, और उसी एयर गैस के साथ में हमारे जो सॉलिड यानी कि दवाई है वो भी हमारे अंदर चली जाती है। तो ये हमारे सॉलिड एरोसोल कहलाते हैं। तो ये भी हमारे कॉलॉइड का एग्जांपल हो गया। हमारी स्मोक हो गया, जैसे धुआं हो गया, तो धुआं में क्या एयर के अंदर हमारे डस्ट पार्टिकल है, वही स्मोक कहलाता है। फिर हमारी हवा के अंदर जो मिट्टी गंदगी भर जाती है वो भी हमारे क्या है, एक कॉलॉइड का एग्जांपल हो गया। देन हमारे यहाँ सेकंड आता है कि अब हम क्या करेंगे, डिस्पर्स फेस को लिक्विड ले लेंगे। तो अब लिक्विड हम लेते हैं तो लिक्विड के साथ हम पहले सॉलिड में डालेंगे तो हमारा बन जाता है जेल। अब जेल कभी आपने बालों में लगाया होगा तो आपने देखा होगा अजीब भी एक तरह से गीला होता है, पूरा पानी भी नहीं है लेकिन वो है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम है, क्योंकि पानी एज अ सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरह यूज है और सॉलिड हमारा ज़्यादा है। तो ये हमारा बन जाता है जेल। अब जैसे हमारी जेली होती है या जो चीज़ होता है ना, वो हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। देन सेकंड हमने लिक्विड ले लिया, अब हमने लिक्विड को लिक्विड के साथ डालेंगे तो हमारा बन जाता है इमल्सन। अब इमल्सन भी हमारा एक तरह से कॉलॉइड का ही एग्जाम्पल होता है। अब जैसे मिल्क भी हमारा एक तरह से इमल्सन हो गया, या मेयोनीज वगैरह जो बनती है वो भी हमारा इमल्सन हो गया। देन थर्ड हमारा आता है लिक्विड। अब लिक्विड को जब हम गैस में डालेंगे तो हमारा फिर से एरोसोल बनेगा। अब यहाँ पे ये सॉलिड एरोसोल थे जिसमें हमने सॉलिड का ड्रग था। अब लिक्विड एरोसोल जैसे आपके जो फॉग आता है या आपकी जो ड्यू वगैरह आती है तो उसमें देखोगे लिक्विड ही लिक्विड कैसे निकलता है, यानी कि एयर के अंदर लिक्विड ट्रैप है और हमको ये दिखता है। अब जैसे एग्जाम्पल बादल हो गए या फिर हमारा फॉग वगैरह हो गया। अब थर्ड यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आएगा गैस। गैस अब देखो, गैस को हम यहाँ पे सॉलिड के अंदर डिजोल्व करेंगे तो हमारा सॉलिड फॉर्म कहलाता है। अब ये हमारी फॉर्म रबर वगैरह हो गई, यानी कि गैस हमारी सॉलिड के अंदर है तो पूरी फॉर्म वगैरह आपने देखी होगी ऐसे पूरी होती है, ट्रैप होती है पूरी, यानी कि सॉलिड है उसके अंदर हवा भरी है, उसको दबाओगे तो हवा बाहर निकल जाती है, खोलोगे तो हवा अंदर फिर से आ जाती है। देन हमारा आता है गैस को आप लिक्विड के अंदर डालोगे तो आपका फोम बनता है, यानी कि शेविंग क्रीम अगर आपने देखी होगी तो बहुत ज़्यादा झाग बनाती है। तो झाग क्यों बना रही है, क्योंकि उसके अंदर क्या
क्या है, एयर हमारी ट्रैप हो गई लिक्विड के अंदर, तो ये झाग वगैरह बनाती है व्हिप्ड क्रीम। अब यहाँ पे थर्ड हमारा गैस के अंदर गैस भी बन सकता था, लेकिन आपको पता है कि गैस के अंदर आप कोई अगर गैस जोड़ोगे तो वो हमारा क्या होगा, अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। जब अच्छे से डिजोल्व हो जाता है तो वो होमोजीनियस हो जाएगा। और पहली शर्त क्या आती है कि हमारे ये हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस तो होता ही नहीं है, तो इसीलिए गैस इन गैस हमारे यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा हमारा नेचर ऑफ इंट्रैक्शन के बेस पे ये 3 कैटेगरी में था। तो अब हम बात करते हैं इसके पहले लायोफिलिक कॉलर्स के बारे में। अब देखो लायोफिलिक के बारे में अगर बात करें तो देखो लायो जो वर्ड है ना वो हमारा डिनोट करता है सॉल्वेंट को, और फिलिक का मतलब होता है लवर होता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि हम अपने सॉल्यूट को यानी कि सॉरी डिस्पर्जन मीडियम को, मैं एक बार लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ये डिस्पर्ज फेज हो गया या फिर डिस्पर्ज पार्टिकल हो गए और ये हमारा डिस्पर्ज मीडियम हो गया। तो हम क्या देख रहे थे कि ये डिस्पर्ज जो फेज है ना ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम में जाकर डिजोल्व हो रहा था। तो अब इन दोनों के बेस पर हम यहाँ पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे। पहला हमारा आता था लायोफिलिक कॉलर्स। अब हमने क्या देखा कि इसका मतलब सिंपल निकल के आता है कि ये सॉल्वेंट लविंग होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्पर्स फेज है ना, अगर मैं इसको सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डालता हूँ ना, तो डिस्पर्स फेज इसके अंदर अच्छे से जाके स्प्रेड हो जाता है, यानी कि पूरे में जाके फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि जो डिस्पर्स फेज है वो इससे प्यार करता है, यानी कि लव्ड है, और अगर प्यार करता है तो अच्छे से क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो अगर मैं एक बार आपको सिंपल यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, तो जैसे मान लो ये मेरा बड़ा सा पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा सॉल्वेंट हो गया, ये मेरा क्या पूरा सॉल्वेंट हो गया। अब ये मेरे क्या हो गए, पार्टिकल हो गए, जो मेरे यहाँ पे क्या डिस्पर्स फेस है। तो अब अगर मान लो ये इससे प्यार करते हो तो सॉल्वेंट पूरे में है यहाँ पे, तो क्या करेगा, सॉल्वेंट के साथ क्या जाके अच्छे से स्टक हो जाता है, यानी कि अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। और इसीलिए क्या होता है कि अब ये पूरे में जाके क्या अच्छे से डिजोल्व रहेगा, और जब ये पूरे पार्टिकल अच्छे से डिजोल्व रहेगा तो एक हमारा बेहतरीन जो है कॉलर्स देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि जो ये पार्टिकल है ना, अगर ये पूरे में डिजोल्व है यानी कि एक एक पार्ट में प्रेजेंट है, तब तो हमारा कॉलर अच्छा है। लेकिन अब मान लो ये सारे पार्टिकल हमारे नीचे बैठ गए, यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो अब इसका नुकसान क्या है कि मान लो आपने इस दवाई का, मान लो मेडिसिन भी बनती है, आपने यूज़ किया, आपने इतना पार्ट निकाला, तो यहाँ पे कोई भी हमारा ड्रग का पार्टिकल नहीं है, लेकिन नीचे से निकालोगे तो बहुत ज़्यादा है। तो भाई हमें क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी और इसलिए ये हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर हमें चाहिए कि हमारा कॉलर स्टेबल बने, तो हम चाहते हैं कि जो ड्रग है वो पूरे में जाके अच्छे से डिजोल्व हो, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूट हो गया एक तरह से, यानी कि एक तरह से डिस्पर्ज जो फेस हो गया, ये हमारे डिस्पर्जन मीडियम के साथ जाके प्यार करे, यानी कि सॉल्वेंट के साथ जाके प्यार करें, जिससे ये अच्छे से डिजोल्व रहे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि लायोफिलिक कॉलर्स एक्चुअल में क्या होते हैं कि ये वो हमारे कॉलर्स होंगे जिनके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल है यानी कि डिस्पर्स फेस है, वो हमारे सॉल्वेंट के साथ में अच्छे से क्या रहते हैं, स्टक रहते हैं, अच्छे से एफिनिटी, देखो यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, तो ये अच्छे से अट्रैक्ट रहते हैं और पूछे अच्छे से डिजोल्व रहते हैं, यानी कि एक एक जो पार्टिकल है वो पूरे में डिजोल्व रहेगा। तो सिंपल डिफाइन करें, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सॉल्वेंट अट्रैक्टिव कॉलर्स, यानी कि दीज आर कॉलर सिस्टम इन विच डिस्पर्ज फेज या पार्टिकल जो होंगे उनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है हमारे डिस्पर्जन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट के लिए, और इस एफिनिटी की वजह से क्या हो रहा कि जो लायोफिलिक हमारे कॉलर्स हैं वो स्टेबल होंगे। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे पार्टिकल है वो पूरे में अच्छे से डिजोल्व होता है। तो अब इससे क्या होगा, कैन बी इजीली फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग एंड डिस्पर्स सब्सटेंस विद द डिस्पर्जन मीडियम, अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे भाई पूरे में अच्छे से डिजोल्व है, हमें कहीं कम ज़्यादा नहीं दिख रहा, तो ये एक तरह से हमारा लायोफिलिक कॉलर्स हो गया, यानी कि शैम्पू इससे प्यार तो हमारा करता है पानी से, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे 2 तरीके का हो सकता है। अब हमने यहाँ पे सिंपल क्या देखा, पहला हमारा होता है हाइड्रोफिलिक। अब देखो हाइड्रोफिलिक और लायोफिलिक, दो लाइपोफिलिक है, इसके दो क्या बात हो गए कि जैसे ये हमारा डिस्पर्ज फेस हो गया, अब ये डिस्पर्ज फेस डिस्पर्जन मीडियम में पहुंच रहा है। अब ये जो डिस्पर्जन मीडियम है ना, ये एक तरह से क्या हमारा सॉल्वेंट ही तो है। अब ये सॉल्वेंट अगर हम वाटर वाले नेचर का ले लेते हैं, यानी कि हम इसमें सॉल्वेंट में पानी ले लेते हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे हाइड्रोफिलिक नेचर के। और अगर यही पानी की जगह में कोई भी ऑयली नेचर का यहाँ पे सॉल्वेंट ले लेता हूँ, तो ये मेरा कहलाएगा लाइपोफिलिक वाला। यानी कि हाइड्रोफिलिक कॉलर्स में सिंपली क्या होगा कि जो डिस्पर्स फेस है वो हमारा यहाँ पे क्या करेगा, पानी वाले डिस्पर्जन मीडियम में अच्छे से जाके क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। और जो लाइपोफिलिक वाला है वो क्या करेगा कि यहाँ जो डिस्पर्स फेज है वो ऑयली नेचर वाले सॉल्वेंट में जाके अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा लाइपोफिलिक वाला। तो सिंपल इसी तरह डिफाइन कर सकते हो कि दीज आर लायोफिलिक कॉलर्स, यानी कि हमारे लायोफिलिक कॉलर्स होता है एक तरह से ये वाला पार्ट है जिसके अंदर जो पानी है वो हमारा एज अ डिस्पर्जन मीडियम की तरह यूज़ कर रहे हैं। अब ये हमारे वाटर लविंग होते हैं, एग्जाम्पल जैसे एल्बुमिन हो गया, अकेसिया हो गया, जेलेटिन वाटर हो गया। तो जो इनका आप कॉलर्स बनाओगे तो इनको आपको जो है पानी के अंदर डिजोल्व करना पड़ेगा। देन यहाँ पे लाइपोफिलिक आता है, तो ये हमारे लायोफिलिक कॉलर्स का वो पार्ट है जिसके अंदर जो ऑयल होगा वो हमारा एज अ डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करेगा। अब ये हमारे क्या होंगे, एक तरह से वाटर हीटिंग हो जाएंगे। और यहाँ पे पॉलीस्टाइरिन हमारे एग्जाम्पल हो गया जो बेंजीन के अंदर हम डिजोल्व कर सकते हैं, या रबर वगैरह का एग्जाम्पल भी हमारे इसके अंदर आ जाता है। अब ये जो पूरे होते हैं लायोफिलिक वाले, ये हमारे क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं क्योंकि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके अलावा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन जनरली इंक्रीज ऑन एडिशन ऑफ डिस्पर्स फेज। विस्कोसिटी वाला फंडा हम आगे समझेंगे। एग्जाम्पल पूरा लिख के आ सकते हो, स्टार्च इन वाटर या फिर जेलेटिन या फिर गम का एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो।
अब नेक्स्ट हमारा आता है लायोफोबिक कॉलर्स। अब देखो, लायो का मतलब सॉल्वेंट हो गया और फोबिक का मतलब होता है हेट करना, यानी कि सिंपल वर्ड जाए तो दीज आर सॉल्वेंट हेटिंग। यानी कि अब मैं यहाँ क्या करूंगा कि जैसे डिस्पर्स फेज को जब डिस्पर्जन मीडियम में डालूंगा तो ये इसमें जाके क्या होगा, अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि ये इससे नफरत करता है। और जब ये इससे नफरत करता है तो भाई पूरे में डिजोल्व नहीं होगा। और इसका नुकसान क्या होगा कि जो मैंने आपको बताया था कि अब क्या करूंगा कि अगर मैं इसके अंदर ये हमारा क्या होगा, एक तरह से अगर लायोफोबिक होगा तो अब यहाँ पे जो ये पार्टिकल है ये हमारे क्या है, सॉल्वेंट के अंदर जाके क्या है, हीट कर रहे हैं। और जब हीट कर रहे हैं तो जैसे ही मैं इनको डालूंगा ये मेरे क्या होंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे। क्यों बैठ जाएंगे, क्योंकि ये भाई उसके साथ जाके स्प्रेड ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये उससे क्या नफरत करते हैं। और अगर ये नीचे जाके बैठ जाएंगे तो अब क्या होगा, जो मैंने आपको बताया कि हमें एक अनस्टेबल वाला क्या है, कॉलआउट्स देखने को मिलेगा। और जो हम नहीं चाहते कि हमें अनस्टेबल वाला कॉलआउट्स देखने को मिले, तो ये जो ऐसे हमारे कॉलआउट्स बनते हैं इन्हीं को हम यहाँ पे लायोफोबिक कॉलआउट्स बोल देंगे। तो इसमें क्या है, इट रेफर टू सब्सटेंस दैट हैव लिटिल और नो एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि ये हमारे ऐसे सब्सटेंस होंगे ये वाले जिनकी डिस्पर्जन मीडियम के लिए एफिनिटी नहीं है, यानी कि उसके साथ ये चाह दिया हिट करते हैं। और ये क्या करेंगे, जब एफिनिटी नहीं है तो ये यहाँ पे, अब देखो एफिनिटी का मतलब क्या है, मान लो ये पार्टिकल है, ये पीछे पूरा मेरा सॉल्वेंट है, तो अगर इसकी एफिनिटी है तो सॉल्वेंट के साथ क्या होगा, ये इस तरह से मतलब एक तरह से अटक के रहेगा। और जब अटक के रहेगा तो इस तरह हमारे ये पार्टिकल जगह जगह जाकर डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे और हमें एक स्टेबल कंपाउंड मिलता है। अब इनकी जहाँ एफिनिटी नहीं है, और जब एफिनिटी नहीं है, ये इस सॉल्वेंट के साथ में स्टक नहीं रह पा रहे, तो ये सॉल्वेंट क्या, सॉल्यूट क्या होगा, नीचे जाके अपने आप गिर जाएगा और इस तरह सारे पार्टिकल हमारे नीचे आ जाएंगे और हमें एक अनस्टेबल कॉलर्स देखने को मिलेगा। इसीलिए जरूरी है कि हमारे ये लायोफिलिक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, या तो बहुत कम है या कोई एफिनिटी नहीं है डिस्पर्जन मीडियम के साथ में, इसीलिए क्या होता है कि कॉलोइडल सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे इजीली फॉर्म नहीं हो पाता। अब ये थर्मोडायनेमिकली हमारा अनस्टेबल होता है। अब जो इनकी विस्कोसिटी है वो भी हमारी इंक्रीज नहीं होती है, ये विस्कोसिटी की बात आगे करेंगे। एग्जाम्पल जैसे मेटल हो गया, सच एज गोल्ड या सिल्वर या फिर सल्फर का सॉल्यूशन पानी के अंदर, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो हमारे सब्सटेंस है, ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे और डिजोल्व क्या है, डिस्ट्रीब्यूट भी अच्छे से नहीं होंगे, तो हमें एफिनिटी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। अब दे नीड स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशन, इनको बनाने के लिए हमें स्पेशल टाइप के मेथड चाहिए होते हैं, जो हमारे जैसे इलेक्ट्रिक डिस्पर्जन वगैरह हो गया। अब हमारा थर्ड टाइप आता है एसोसिएशन कॉलॉइड्स। अब देखो एसोसिएशन कॉलॉइड्स में सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे दोनों तरीके के सॉल्वेंट को आपस में डिसॉल्व कर देते हैं। नहीं समझे, चलो सिंपल सी बात करते हैं। अब देखो, अब तक हम क्या देख रहे थे कि जो हमारे लायोफिलिक या कोई भी है उसमें कभी या तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो या तो लायोफिलिक होगा, लाइपोफिलिक यानी कि ऑयली वाले नेचर का, या हमारा हाइड्रोफिलिक होगा यानी कि पानी वाले नेचर का। अब मान लो हमको ऐसा बनाना है जिसमें ये दोनों ही हमको यूज करने हैं, तो अब उस टाइम पे हमारा कोई जो कॉलॉइड्स है वो कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं तो जो पार्टिकल है वो हमारा, ये दोनों तो आपस में डिसॉल्व ही नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या अपोजिट नेचर के होते हैं। तो उसी टाइम हमारे काम आते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनको एक्चुअल में हम एम्फीफिलिक बोलते हैं, यानी कि ये हमारे ड्यूअल नेचर के होते मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में एक हमारा है हेड और एक हमारी होती है टेल। अब जो हमारा हेड होता है ना, वो एक्चुअल में हमारा होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का, और जो हमारी टेल होती है वो एक्चुअल में होती है लाइपोफिलिक नेचर की होती है। अब इसका फायदा क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स को इसके अंदर डाल देंगे। अब मान लो मैंने क्या किया कि ये मॉलिक्यूल्स मैंने लिया और इसके अंदर ऐसे डाल दिया। अब इसका फायदा यहाँ पे क्या होगा कि अब ये मॉलिक्यूल्स के बाद दोनों तरह का मतलब नेचर है, तो ये क्या करेगा कि इधर से इसने क्या किया, इनको जोड़ लिया, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है तो भाई इसके साथ पानी तो जुड़ सकता है, और इधर से इसने क्या किया, इधर से लाइपोफिलिक जोड़ दिया, क्योंकि भाई ये लाइपोफिलिक है तो ये तो यहाँ जुड़ सकते हैं। तो जब ये यहाँ पे जुड़ गए तो अब क्या हुआ कि ये जो पूरा का पूरा है ना, हमारे एक मॉलिक्यूल्स बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑयल भी जुड़ गया और पानी, सॉरी ऑयल भी जुड़ गया और पानी भी जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या किया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसने इन दोनों नेचर वाले, यानी कि दोनों अपोजिट नेचर वाले सॉल्वेंट को भी आपस में ग्रुप करके जो है जोड़ दिया, और यही हमारे कहलाते हैं एसोसिएट कॉलॉइड। ये क्या कर रहे हैं, दीज आर मॉलिक्यूल्स दैट ग्रुप टुगेदर इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म कॉलॉइड साइज पार्टिकल व्हेन देयर कंसंट्रेशन बिकम हाई। कंसंट्रेशन वाला फंडा भी समझेंगे। सिंपल क्या कि इन्होंने सॉल्वेंट को टुगेदर ग्रुप में फॉर्म कर दिया, यानी कि आपस में पूरा जोड़ दिया, इस तरह हमारा बन गया। अब देखो, जब यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल्स था तो इसने यहाँ पे चार को एक तरह जोड़ दिया, अब बाकी भी तो बचे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे और मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे जोड़ना शुरू कर देंगे। तो हम यहाँ पे और ऐसे मॉलिक्यूल डालेंगे और डालेंगे और डालेंगे, और हमारा जब वो कंसंट्रेशन आएगा, यानी कि जब हम यहाँ पे उतने मॉलिक्यूल्स डाल देंगे जो सारे के सारे हमारे इस पूरे पार्टिकल को डिसॉल्व करके एक सिंगल लेयर में यानी कि बना देते हैं, तो वो जो कंसंट्रेशन होती है वो कंसंट्रेशन हमारी कहलाती है CMC, यानी कि क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। और ये जो हमारा फॉर्म हो रहा था ना, इसी को हम यहाँ पे क्या है, मिसाइल बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने बना रखा है, तो ये पूरा का पूरा जो होता है ना, इसको हम यहाँ पे CMC यानी कि सॉरी इसको हम यहाँ पे मिसाइल बोल देते हैं, यानी कि ये हमारा मिसाइल है। और जिस कंसंट्रेशन पे, यानी कि हमने जितने यहाँ पे ये यूज किए हैं, जिस कंसंट्रेशन में हमारा ये पूरा बन जाता है, उसको हम क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन यानी कि CMC यहाँ पे बोल देते हैं। तो वही यहाँ बातें लिखी है, यानी कि दे एग्जिस्ट सेपरेटली, यानी कि अगर हमने इसको एक दो डाला है लो क्वांटिटी में है तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आधी जुड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जैसे हम इसको हाई कंसंट्रेशन पे डालते हैं यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारा इन दोनों सॉल्वेंट को आपस में जोड़ना शुरू कर देता है, यानी कि दे एसोसिएट एट सीएमसी। यानी कि ये एसोसिएशन कब शुरू होता है, हमारा सीएमसी पे शुरू होगा, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन पे। यानी कि ये हमारा मिनिमम कंसंट्रेशन है जहाँ पे हमारा मिसाइल बनना शुरू हो जाएगा। अब ये हमारे एम्फीफिलिक होते हैं जिनको हम सरफेक्टेंट नाम से भी जानते हैं। अब इनसे विस्कोसिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, ये हम विस्कोसिटी वाला फंडा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हमारे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। इसके अलावा इनके पास दोनों तरह का हमारा नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी होता है। तो जो ऐसे एसोसिएट कॉलर्स हमारे बनते हैं जिनमें हमारे क्या होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल का हम इस्तेमाल करते हैं जो दोनों वाले नेचर को मतलब दोनों सॉल्वेंट को ग्रुप बना के इकट्ठा कर देते हैं, और यही हमारे जो है एसोसिएशन कॉलर्स कहलाते हैं। तो अब जो हमने अपने जो पहला क्वेश्चन था उसके कॉलर्स के बारे में पढ़ लिया और हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे तीन टाइप बताए थे, लायोफिलिक, लाइपोफिलिक और ये वाले। तो अगर ये आता है कि आपको इन्हीं की मतलब प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो आपको क्या करना है, इन्हीं के अंदर से जो इनकी बात है वो बना के लिख देना कि ये हमारा सॉल्वेंट हीटिंग होता है, लविंग होता है, ऐसे करके लिख के आ जाना। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि जनरल एक तरह से प्रॉपर्टीज, तो हमने यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सिस्टम की लिखनी थी, तो हमने यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज लिख रखी है। थोड़ी बहुत हम देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि आगे जाके हमें नहीं को डिटेल्स में पढ़ना है। तो कॉलॉइड्स हमारा क्या होता है, कॉलॉइड्स आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दे लुक होमोजीनियस टू द नेक्ड आईज बट आर हेटेरोजीनियस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। यानी कि आप देखोगे तो आपको देखने में लगेगा कि भाई ये तो होमोजीनियस है, पूरा डिसॉल्व हो गया है, लेकिन एक्चुअल में ये हेटेरोजीनियस होता है, बस पार्टिकल साइज इनका छोटा होता है, इसलिए हमको ये आंखों से, नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब इसमें क्या है, ये जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। अब ये हमारे लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये हमारा टिंडल इफेक्ट एक्चुअल में शो कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स हैं ये जिग-जैग मोशन करते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे, जिसको हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। इसके अलावा जो कॉलॉइड्स पार्टिकल हैं हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड कैन इजीली एब्जॉर्ब गैस, लिक्विड एंड आयन। यानी कि इस पे लार्ज सरफेस एरिया होता है और ये इन सबको डिसॉल्व कर सकता है। और भाई कर सकता है तभी जाके हमने यहाँ देखा था कि सॉलिड गैस में हो रहा है, गैस सॉलिड में हो रही है, तो ये सब तरह से हमारा सॉल्यूशन बन सकता है। और हर एक का एग्जाम्पल भी मैंने जो आपको यहाँ बताया था, तो इस चार्ट को अगर आप याद कर लोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल जो है कॉलॉइड्स के मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में, और एप्लीकेशन हमें देखना है इसके अकॉर्डिंग कि फार्मास्यूटिकल सिस्टम के अंदर मेनली ये हमारे क्या रोल प्ले करते हैं। तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला हमारा आता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब देखो जो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कॉलॉइड्स हमारे हो गए, ये हमारे लाइपोसोम्स भी हो सकते हैं, नियोसोम्स भी, नैनो इमल्सन भी हो गए। तो इनके अंदर क्या करेंगे कि हम अपने ड्रग को ट्रैप कर देते हैं, यानी कि हमने ड्रग क्या किया, इसके अंदर पूरा फंसा दिया। अब इसकी कवरिंग हम कुछ इस तरह बनाते हैं, यानी कि सॉल्वेंट यूज करेंगे कि ये पूरा का पूरा हमारा टारगेट साइट पे जाके ही जो है डिसॉल्व हो, यानी कि ये पूरा पिघलना शुरू हो और ड्रग हमारा वहीं पे जाके जो है रिलीज होना शुरू हो। अब नॉर्मल हम ड्रग जाते हैं तो भाई हमारे पेट में भी जाके रहा है, फिर हमारे इंटेस्टाइन में, पूरे ब्लड में जा रहा है, और हमें जगह जगह जो अपना असर भी देखने को मिल रहा है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है, और थोड़ा बहुत ड्रग हमारा बेस्ट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर हम ड्रग को इस तरह तैयार कर सकते हैं कि ड्रग डायरेक्टली टारगेट साइट पे जाके जो है अपना एक्शन प्रोड्यूस करे, और यही हमारा जो है इसकी मदद से हम यहाँ कर सकते हैं। अब इससे हमारी ड्रग एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी और हमें साइड इफेक्ट भी कम हो जाएंगे, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं जा रहा, जहाँ पे उसकी जरूरत है वहीं पे ड्रग जाके अपना काम कर रहा है। अब जैसे एग्जांपल हमारा लाइपोसोमल डॉक्सिरूबिसिन है, तो ये कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है, और इसको डायरेक्टली हम जो है यहाँ पे कैंसर सेल ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं वहाँ पे हम इसको भेज सकते हैं, टारगेट साइट पे डायरेक्टली भेज देते हैं। सेकंड हमारा इंप्रूव सॉल्युबिलिटी। अब जैसे बहुत सारे ड्रग हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, पुअरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो यहाँ पे हम कॉलॉइडल के सस्पेंशन या डिस्पर्जन बना सकते हैं जो हमारी इसकी सॉल्युबिलिटी को और बायो अवेलेबिलिटी को इंप्रूव कर देते हैं। थर्ड हमारा आता है सस्टेन एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज। अब देखो इसके अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हमने कुछ इस तरह से पूरा मॉडल तैयार किया कि अब जो ये हमारा ड्रग है, मान लो ये एक एक हमारा ड्रग का पार्टिकल है, तो पहले कुछ टाइम में हमारा ये वाला ड्रग का केवल इतना पार्ट जाकर रिलीज होगा, फिर हमारा अगला वाला रिलीज होगा, फिर हमारा ये रिलीज होगा, फिर ये रिलीज होगा, और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक ड्रग हमने एक बार बॉडी में इंजेक्ट कर दिया और ये हमारा लगभग लंबे टाइम तक, यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते तक हमारा ये ड्रग धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा। हमें बार बार दवाइयाँ नहीं लेनी, टाइम टू टाइम हमको लेनी नहीं है, आगे पीछे टाइम हो जाता है, सबकी टेंशन नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कॉलॉइड्स यूज टू स्लोली रिलीज द ड्रग, यानी कि हम अपने ड्रग को स्लोली रिलीज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ओवर द टाइम, यानी कि लंबे टाइम तक। अब इससे हमारे एक स्टडी लेवल हमारा बॉडी में मेंटेन रहेगा, हम फ्रीक्वेंसी बार बार जो दे रहे हैं उससे बचेंगे, और इसी ये हमारा पूरा आता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर, जो आपका 7 सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट आएगा। अभी सिंपल आप इतना समझ लो। इसके अलावा टॉपिकल एंड डर्माटोलॉजिकल प्रिपरेशन, यानी कि जो कॉलॉइड्स है वो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं क्रीम बनाने में,
में, जेल बनाने में, ऑइंटमेंट बनाने में, लोशन बनाने में जो आप लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मूव वगैरह हो गया, तो वो भी एक तरह से हमारा कॉलर्स का ही पार्ट हो गया। अब इससे हमारी जो स्किन में पेनिट्रेशन है वो काफ़ी अच्छी होती है और यूनिफॉर्म ड्रग एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कैलामाइल लोशन हो गया या मूव का भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट आता है पेरेंटल फॉर्मुलेशन। अब जो इंजेक्शन वगैरह बनते हैं वो भी हम यहाँ पे कॉलॉइडल डिस्पर्जन की मदद से बना सकते हैं और इससे हमें क्या होगा, फास्टर एक्शन देखने को मिलेगा और टारगेट हम अच्छा सा कर सकते हैं। जैसे नैनो सस्पेंशन वाले हमारे इंजेक्शन आते हैं जो आईवी यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन हमारा यहाँ पे लास्ट आता है वैक्सीन एंड एंटीजन डिलीवरी। अब जो कॉलॉइडल कैरियर्स होते हैं जैसे इमल्सन हो गया, तो इनको हम वैक्सीन फॉर्मुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी जो एंटीजन की डिलीवरी है वो काफ़ी अच्छी होगी। या सिंपल बोले जाए तो वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन को बॉडी के अंदर डिलीवर करने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ऑयल एंड वाटर जो इमल्सन है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के लिए। मैंने एग्जांपल भी दिया है कि आपको ये ना लगे कि ये कहाँ से कैसे ही आ गया हमारा। बाकी और अगर थोड़ा बात करें तो जो कॉलॉइड्स होते हैं, ये कॉलॉइड्स हेल्प प्रिवेंट सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इन सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, पार्टिकल सारे के सारे नीचे हमारे बैठ जाते हैं, तो हम कॉलॉइड्स बना के उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे एंटासिड का हमारा सस्पेंशन हो गया। फिर जो कॉलॉइड्स हैं हेल्प इंक्रीज सरफेस कॉन्टैक्ट ऑफ ड्रग विद द एब्जॉर्प्शन साइट, यानी कि कॉलॉइड्स की मदद से हम अपनी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। हमने पहले बात की जैसे हमारे नैनो जेल्स हो गए, फिर हमारे हाइड्रोजेल्स हो गए, तो ये हमारी जो बाउंड हीलिंग वगैरह होती है ना, उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो वहाँ पे मॉइस्चर हमारा प्रेजेंट होगा, उस मॉइस्चर को ये प्रिवेंट करेगा, बचाएगा, और वही मॉइस्चर की वजह से सारा कुछ नुकसान जो होता है वो बच जाएगा। एग्जाम्पल जैसे सिल्वर नैनो पार्टिकल जेल्स हो गए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो कॉलॉइडल सिस्टम हो गया पूरा का पूरा, ये हमको वेटर सॉल्युबिलिटी प्रोवाइड करता है, टारगेटेड डिलीवरी प्रोवाइड करता है, सस्टेंड रिलीज हमें देखने को मिलता है, और ओवरऑल हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो यही थे हमारे सारे के सारे इसके एप्लीकेशन। आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ आ गए होंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन कॉलॉइडल डिस्पर्जन देन डिस्क्राइब ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड। यानी कि एक्चुअल में हमें इन 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, क्योंकि कॉलॉइडल डिस्पर्जन के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। तो सिंपल सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दोगे, जो मैंने यहाँ लिखाया कि एक हमारे हेटेरोजीनियस सिस्टम का पार्ट है जिसमें छोटे पार्टिकल हमारे जिनको डिस्पर्स फेस बोलते हैं, वो हमारे अनदर जो बड़े डिस्पर्जन मीडियम जो होगा, यानी कि सॉल्वेंट जो होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल से ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन वैसे हमारे छोटे होते हैं जिनको हम ना इजीली देख सकते हैं आंखों से, और ये टिपिकली 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होते हैं। या सिंपल कॉलॉइडल डिस्पर्जन का हमारा मिक्सचर होता है, जहाँ स्मॉल पार्टिकल स्प्रेड हो जाते हैं हमारे मीडियम के अंदर, जो सेटल डाउन नहीं होते हैं। एग्जांपल हमारा ग्लू हो गया, स्टार्च हो गया, जेलेटिन हो गया, मिल्क हो गया, जैसे हमारे फैट के ग्लोबल्स होते हैं पानी के अंदर, या फॉग हो गया। ठीक है, और ये पूरा आप बना के लिख के आ जाना कि हमारा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूट को हम डिस्पर्स फेस बोलेंगे, सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे, और सॉल्यूशन को कॉलॉइडल डिस्पर्जन बोल देंगे। ये इसके अंदर जाएगा, हमारा बन जाएगा, ये डिस्पर्स फेस हो गया, ये डिस्पर्जन मीडियम हो गया। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूट होता है इसको हम डिसकंटिन्यूअस फेस बोलते हैं, क्योंकि देखो ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल ये आपस में नहीं जुड़े हैं ना, अलग अलग है, तो डिसकंटिन्यू हो गए। इसमें सॉल्वेंट हमारा पूरा जुड़ा होता है डिस्पर्जन मीडियम, तो इसको हम कंटिन्यूअस फेस बोल देते हैं। तो अगर कहीं लिए दोनों वर्ड लिख के मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, यही हमारा मतलब होता है। बाकी वही है, पार्टिकल डू नॉट सेटल आउट ऑन स्टैंडिंग, जब हम इनको खड़ा कर देते तब भी हमारे पार्टिकल डिजोल्व नहीं होते हैं। जैसे अगर देखोगे, देखो कब से ये हमारा स्टेबल है, एक 30-40 मिनट तो वीडियो को हो गई, ये हमारे स्टेबल है, ये हमारे नीचे नहीं बैठ रहा है। ये हमारे टिंडल इफेक्ट को भी दिखाते हैं, और ये फिल्ट्रेशन के बाद अगर मैं इसको पूरे को फिल्टर आउट करूंगा ना, तब भी सेम सॉल्यूशन मुझे देखने को मिलेगा। ये फिल्टर आउट हो गया, ऐसा नहीं है कि ये पूरा पानी निकल आएगा, तो ये फिल्टर भी हमारे नहीं हो पाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके मेन 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके पार्टिकल साइज, सरफेस इंटरेक्शन के बेस पे की गई है। अब एक एक करके हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारी आती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइड्स। अब देखो जो ऑप्टिकल वर्ड है ना, ये हमारा कनेक्टेड होता है लाइट के थ्रू, यानी कि लाइट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो ये मेरा कॉलॉइडल पूरा का पूरा मतलब डिस्पर्जन है, एक तरह से कॉलॉइड है, तो अगर मैं लाइट के साथ इसके लिए एक्सपेरिमेंट करूँ तो लाइट के अकॉर्डिंग ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अपनी शो कर रहा है, यानी कि लाइट के बिहेवियर में मतलब क्या प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो दीज प्रॉपर्टीज हेल्प टू नो अबाउट साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉलॉइड्स, यानी कि इन प्रॉपर्टीज की मदद से हम जो है अपने इस कॉलॉइड जो हमारा ये पूरा का पूरा प्रेजेंट है, इसके हम यहाँ पे साइज के बारे में पता लगा सकते हैं, हम शेप के बारे में पता लगा सकते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में भी पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम इनसे 3 कैटेगरी मतलब 3 बेसिकली हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो ऑप्टिकल के अंदर आती है। पहली आती है टिंडल इफेक्ट, जिसको हम लाइट स्कैटरिंग बोलते हैं, जो अब तक हम देख रहे थे, मैंने आपसे बोला था बाद में बात करेंगे। देन सेकंड हमारी आती है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, और थर्ड हमारी आती है टर्बिडिटी। तो पहले हम बात करते हैं
हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो देखो टिंडल इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, जैसे अगर कोई बंद कमरा है, पूरा एक काला ब्लैक डार्क रूम है, और अगर वहाँ पे छोटा सा भी छेद है ना, तो अगर लाइट वहाँ से आती है तो लाइट ऐसे फैल जाती है, ठीक है, तो वो हमारी कहलाती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन की ये खासियत होती है कि इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पार्टिकल इस तरह से पूरे फैले हुए हैं, और जब फैले हैं तो अगर मैं यहाँ से लाइट को पास करूंगा तो लाइट क्या करेगी, यहाँ से पार्टिकल को पूरे का ऐसे स्प्रेड आउट कर देती है और हमें ये देखने को मिलती है। अब चलिए पता लगाते हैं कि एक्चुअल में ये काम करता भी है या नहीं करता है। आपको दिखाऊं तो जैसे मान लो ये हमारे पास ग्लास है और इसके अंदर हमारा वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन पूरा भरा हुआ है, ठीक है, कॉलॉइड वाला। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ एक पूरा सरफेस जिसपे हमें लाइट दिख सके इजीली, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि अगर मैं देखो नॉर्मल अगर मैं इसमें से क्या करता हूँ, ये पास करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि लाइट कैसे स्कैटर हो रही है। यानी कि देखो एक जो लेट है, अगर मैं ग्लास का साइज देखूँ तो नॉर्मल हमारा साइज है, लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे देखो एक कोना यहाँ जा रहा है और एक कोना यहाँ जा रहा है, इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है कि लाइट स्कैटर हो रही है। अब अगर मैं थोड़ा यहीं पे दिखाऊँ तो देखो ये लाइट जा रही है, अब देखो यहाँ से ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तो हमें क्या है यहाँ पे लाइट स्कैटर होते हुए दिखाई दे रही है। अब इस वाले सीन को आप लोग याद रखना, क्योंकि अब हम जो है पानी के साथ जो है इसको करके तो अब अगर हम इसको पानी के साथ देखें तो देखो आपको क्या दिख रहा है कि देखो ये हमारा ग्लास का साइज है, तो ग्लास के साइज के बराबर ही लगभग हमारा ये और ये लाइट का यहाँ पे आ रहा है, और बहुत ही क्लियर आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। और पानी के अंदर भी ऐसी कोई स्कैटरिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत देखो पानी भी हमारा थोड़ा टैप वाटर है, तो इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत मिनरल या हल्की बहुत डस्ट प्रेजेंट हो, तो हल्की सी स्कैटरिंग तो आपको दिख रही है। और वो स्कैटरिंग वैसे ग्लास की वजह से भी है, क्योंकि ये हमारा ग्लास है। तो लेकिन अगर देखोगे उसके मुताबिक जो आपने पहले देखा था, तो देखो वहां पे स्पेशल हमारी यहां तक जा रही थी, ये स्कैटरिंग यहां से लेके और यहां तक हो रही थी, और यहां पे क्या है ये हमारी कम हो गई है। तो हमें क्या देख रहे हैं कि जो कॉलॉइड्स है वो हमारे क्या कर रहे हैं, लाइट को ज्यादा स्कैटर कर रहे हैं, और इसीलिए हमको जो है टिंडल इफेक्ट ये शो करते हैं। होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि ये जो कॉलॉइड्स होते हैं ये हमारी लाइट को स्कैटर करते हैं, और वही लिखा है कि इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कॉलॉइडल पार्टिकल इन अ कॉलॉइडल डिस्पर्जन। यानी कि इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स थे ना, जो इसमें डिस्पर्जन मीडियम में पूरे डिजॉल्व थे, वही हमारी लाइट को क्या है ऐसे पूरे स्प्रेड कर देते हैं। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कॉलॉइड द लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल मेकिंग द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल। तो भाई लाइट पूरा क्या होता था स्कैटर, और दूसरा देखो वहां पे कुछ पार्टिकल प्रेजेंट थे, इसीलिए लाइट हमारी इतनी ज्यादा मतलब साफ नहीं दिख रही थी। लेकिन पानी वाले में हमने क्या देखा था कि एकदम लाइट क्लियर आ रही थी, बिल्कुल आर पार हो रहा था, तो वहां पे पार्टिकल हमारे नहीं प्रेजेंट थे। ये प्रूव करता है कि भाई जो हमारा ये है ना, इसके अंदर हमारे कुछ तो पार्टिकल हैं जो इस पूरे को कॉलॉइड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा फिनोमिना होता है जिसमें लाइट ऐसे स्कैटर होती है, इसको हम यहाँ पे टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। और जो ये पाथ बन रहा था, यानी कि जब हमने देखा था, तो ये जो बन रहा था ना, इसको हम यहाँ पे टिंडल कौन बोल देते हैं, ठीक है। तो जो टिंडल इफेक्ट है ये हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से देखने को मिलता है। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ये होता है कि आपने जब देखा होगा बाइक वगैरह चलाते हो कभी फॉग में, बादल वगैरह में, अब ये पहाड़ों वाले लोग समझ सकते होंगे, तो वहाँ लाइट एकदम ऐसे स्कैटर होकर जाती है, तो ये हमारे इसके एक तरह से एग्जाम्पल हो जाता है। अब इसका एक और एग्जांपल आप मिल्क को भी लिख सकते हो, तो अगर आप दूध के साथ आप करके देखोगे ना, तब भी लाइट हमारी स्कैटर होगी। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो ऐसा कुछ शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता। लेकिन जो हेट्रोजीनियस वाले यानी कि कॉलॉइडल डिस्पर्जन है ना, वो ये शो करते हैं। अब जो लायोफोबिक वाले होते हैं, यानी कि जिनका जो सॉल्वेंट है वो मतलब अच्छे से मैच नहीं कर रहा, तो वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। वहीं जो लायोफिलिक वाले होते हैं ना, वो लेस दिखाते हैं। अब जैसे ये जो है ना, ये हमारा लायोफिलिक वाला था, तो इसने दिखाया पानी से तो ज़्यादा दिखाया, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शो लेस और नो इफेक्ट, क्योंकि ये लायोफिलिक था। इसमें जो हमने कॉलॉइड यूज किया है, यानी कि शैम्पू यूज किया है, वो पानी के साथ देखोगे अच्छे से डिजोल्व हो गया है और पूरा सेपरेट आउट है। अब इसके अलावा जो बिल्कुल डिजोल्व नहीं होता ना, वो और ज्यादा अच्छे से जो है हमको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड हमारे पास आता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम वेरी इंटेंस लाइट बीम को क्या करते हैं, पास करते हैं अपने सोल यानी कि कॉलॉइडल डिस्पर्जन के साथ में, और एक डार्क बैकग्राउंड हम पीछे रख देते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो एक हमारा राइट एंगल पूरा बन जाता है, और उसको हम ऊपर से अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से पूरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। यानी कि द पार्टिकल विल अपीयर एज अ ब्राइट स्पॉट विच कैन बी ऑब्जर्व एंड काउंटेड। अब ये हम क्यों यूज करते हैं, तो जैसे मान लो ये हमने सॉल्यूशन लिया, यहाँ से हमने लाइट पास की और ये पूरा निकाल लिया। अब यहाँ हमने क्या ले लिया, अपना ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया। तो जब लेंगे तो ये हमको इजीली यहाँ पे दिखाई देगा, और जब दिखाई देगा तो यहाँ पे ये पार्टिकल जहाँ बीच में लाइट पड़ रही है, सिर्फ ये एरिया हमारा शाइन करेगा, यानी कि चमकेगा। तो यह अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल को काउंट कर लेंगे, और इस तरह हम धीरे धीरे पूरे पार्टिकल को काउंट करने के लिए, उनका साइज और उनकी स्टडी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी का। बहुत ही सिंपल तरीका, कुछ ऐसा नहीं है। देन थर्ड हमारा आता है अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये हमको जो कॉलॉइडल पार्टिकल है ना, उसकी
एक्चुअल पिक्चर हमको बना के दे देगा। जो हमने, आपको याद हो तो माइक्रोबायोलॉजी थर्ड सेम में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, तो वो यही काम करते थे। तो इलेक्ट्रिकल वाला तो एकदम हमको इमेज बना के दिखा देगा कि कोलोइडल पार्टिकल एक्चुअल में हमारा है क्या। यानी कि सिंपल हम बताएं तो जैसे इसके अंदर जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे हैं, तो उनकी भी हमें स्टडी करनी होती है कि कौन सा पार्टिकल है, कितने साइज का, कैसे क्या काम कर रहा है, वो हमें पूरी यहाँ स्टडी करनी होती है। और उसके लिए हम यहाँ पे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को पास कराएंगे, जो हमारे उसके साइज, शेप, स्ट्रक्चर को पहचानने में हेल्प करेगी। अब ये लायोफिलिक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारा लायोफिलिक है, तो इसके पार्टिकल देखो बहुत ज़्यादा बारीक हैं, छोटे हैं, तो हमको इजीली विजिबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, जो इसके पार्टिकल को देखने में, समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाकी ऑप्टिकल में लाइट आखिरी प्रॉपर्टीज हमारी आती है टर्बिडिटी। तो ये देखो, ये क्या है कि ऑल कॉलॉइडल डिस्पर्जन शो टर्बिडिटी अकॉर्डिंग टू अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल। यानी कि जितने भी हमारे कॉलॉइडल डिस्पर्जन है वो सारे के सारे टर्बिडिटी तो हमको दिखाएंगे। जैसे ये धुंधलापन तो हमको दिखाएंगे, और इसको हम जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से चेक कर सकते हैं। और ये हमारा उस पर डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल हमारे इसके अंदर है उनका पार्टिकल साइज कितना है। अब मान लो ये पार्टिकल साइज और ज़्यादा होता है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो जैसे मान लो ये जो हमारा झाग ऊपर बन गया ना, इसका पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है, तो देखो यहाँ पे ज़्यादा धुंधला है, और ये जगह क्या है, बहुत हमको कम धुंधला देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट हमारा जितना बड़ा होगा, हमें टर्बिडिटी उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये हमारे होंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, चार की चार प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देख ली। अब नेक्स्ट हमारे लिए आती है काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। अब देखो, काइनेटिक जो हमारा वर्ड है ना, वो यहाँ पे मोशन से कनेक्टेड होता है, यानी कि एक तरह से मूवमेंट से कनेक्ट होता है। तो इसमें हम क्या करने वाले कि दीज प्रॉपर्टीज हेल्प टू नो अबाउट द मोशन ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल इन कॉलॉइडल डिस्पर्जन। यानी कि ये जो हमारा कॉलॉइड्स है, इसके अंदर जो हमारे ये पार्टिकल आपको अंदर दिख रहे होंगे, ये कैसे मूव कर रहे हैं, इनका मोशन कैसे है। यानी कि अब अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट है, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो रैंडमली मूव करते जा रहे हैं, और वो बहुत बड़ा रीजन है इसके स्टेबल होने का। अब यहाँ पे चार इसके लिए प्रॉपर्टीज आती है। पहला है ब्राउनियन मोशन, सेकंड आता है डिफ्यूजन, थर्ड आता है सेडिमेंटेशन, एंड फोर्थ आता है विस्कोसिटी। अब मैंने आपसे बोला था विस्कोसिटी के बारे में आगे बात करेंगे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, फर्स्ट हमारा आता है ब्राउनियन मोशन या फिर मूवमेंट करते हैं। अब देखो, इसमें क्या होता है कि जो हमारे कॉलॉइडल डिस्पर्जन पूरा का पूरा बनता है, और उसके अंदर जो कॉलॉइडल के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जिगजैग मोशन हमेशा करते रहते हैं। यानी कि जैसे ये है तो रैंडमली जो इसके पार्टिकल है वो आपस में टकरा के इधर उधर मूव कर रहे हैं, रैंडमली कर रहे हैं। अब इसको दिया था हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन जी ने। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में, और जिस कंटेनर में है उसकी वॉल के साथ में। यानी कि जैसे यहाँ पे है तो इस दीवार के साथ में, यानी कि पार्टिकल हमारे इधर दीवार पे भी लग रहा है और आपस में भी टकरा रहा है, और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा हमारा स्टेबल है। यहाँ पे देखो, जैसे ये हमारे पार्टिकल है, अब क्या होगा कि अगर ये नॉर्मल रहे तो भाई धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाएंगे। तो अब क्या होता है, ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, इससे टकराया उससे टकराया, और टकराते ही एकदम यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा, आप जब कभी झपकी ले लेते हो, नींद वगैरह आती है, एकदम आपको कैसे हिटाएगा, हे भाई उठ उठ उठ, तो आपको उसने क्या किया, ऐसे करके हिला दिया, थोड़ा मूवमेंट आपके अंदर कर दी, तो आप एकदम एक्टिवेट हो गए और उठ के खड़े हो जाते हो। वही है कि पार्टिकल क्या है, आपस में ऐसे टकरा रहे हैं, एक दूसरे को जगा रहे हैं, कभी दीवार से टकरा रहे हैं, तो ये एक्टिव रहते हैं। और जब एक्टिव रहते हैं तो पूरा का पूरा ये हमारा डिसॉल्व रहता है। आपने सस्पेंशन में सुना होगा ना, शेक बेल बिफोर यूज, आप लोग उसको क्या करो, थोड़ा सा शेक करो जिससे वो स्टेबल होता है। तो वही काम यहाँ पे हमेशा रहता है कि यहाँ पे जिग जैग मोशन रहता है, और इसी जिग जैग मोशन को मान लो ये पार्टिकल है, यहाँ चला, फिर एक यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे करते करते पार्टिकल हमारा पूरा मूव होता रहता है। मैंने एक पार्टिकल को यहाँ दिखा दिया, और इसी मोशन को हम यहाँ पे ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, पूरे को ब्राउनियन मूवमेंट या मोशन बोल देंगे। और इसी जिग जैग मोशन की वजह से क्या है कि पार्टिकल को सेटल डाउन होने के लिए टाइम नहीं मिलता, और वो हमारा क्या करता है, इजीली पूरे में स्प्रेड रहता है, और इसीलिए वो हमारा क्या रहता है, स्टेबल रहता है। क्योंकि अगर ये पार्टिकल हमारे स्प्रेड नहीं रहे, नीचे जाके बैठ गए, तो मैंने वही बोला कि अगर पार्टिकल हमारे नीचे जाके बैठ गए तो वो हमारा अनस्टेबल हो जाता है। क्योंकि पार्टिकल अगर ऐसे नीचे बैठ गया तो दवाई हमारी क्या, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे दम है, तो वो हमारे स्टेबल नहीं बचता है। तो ये हमारा जिगजैग मोशन फायदा होता है, और यही रीज़न है कि जो हमारे कॉलॉइड्स होते हैं उनके अंदर हमारी ब्राउनियन मोशन, यानी कि ये मूवमेंट प्रेजेंट होता है, जिगजैग मोशन प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये हमारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इसी वजह से हमारे कॉलॉइड्स बन पाते हैं। तो आई होप ये आपको फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में क्या बताया जा रहा है कि जैसे जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे जो मूव करते हैं ना, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करते हैं। अब जैसे अगर मैं बताऊं तो मान लो ये ग्लास है, और इसको अगर मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर दूं, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो इधर अगर पार्टिकल ज़्यादा है, इधर कम है,
तो इधर के पार्टिकल धीरे धीरे जो है उस साइड पे मूव करते जाएंगे जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। तो इस तरह हमारा ये मूवमेंट चलता रहता है, यानी कि अंटिल इक्विलिब्रियम तक ये पूरा मूवमेंट चलता रहता है। ये हमारे फिजिक्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। अब जैसे मान लो ये हमारे ग्लास का जो छोर हो गया, तो यहाँ अगर हमारे पार्टिकल ज़्यादा हैं तो वो रैंडमली क्या करेंगे, इधर मूव करना शुरू कर देंगे, और जब मूव करते रहेंगे तो यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद फिर से ये हमारे इधर मूव करते रहेंगे और ऐसे हमारे ये पूरा मूवमेंट चलता रहता है। तो हमारे जिगजैग भी है और डिफ्यूजन भी हमारे ये पार्टिकल दिखाते हैं। तो डिफ्यूजन सिंपल क्या है कि हाइयर कंसंट्रेशन से पार्टिकल लोअर की तरफ हमारे क्या मूव करते हैं, इसी को हम यहाँ पे डिफ्यूजन बोल देते हैं। थर्ड हमारा आता है सेडिमेंटेशन। अब ये हमारा होता है, इट इज द सेटलिंग डाउन ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल इनटू डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि अब ये जो हमारा पूरा बंद हो गया है, लेकिन अब अगर हम इस पर ध्यान न दें, ज़्यादा टाइम तक अगर हमारा ब्राउनियन मोशन ना हो, तो ये धीरे धीरे जो पार्टिकल है ये नीचे जो है सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये सारे पार्टिकल नीचे जहाँ आके बैठ गए तो ये हमारा फिर से जो है अनस्टेबल बन जाएगा, जो मैंने आपको दिखाया था कि ये पूरा पूरा अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज सेटिंग डाउन ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल इनटू डिस्पर्जन मीडियम ड्यू टू ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी तो अपना काम करेगी। नाउ इट इज डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ये हमारा डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे, यानी कि ये जो पार्टिकल है अब इनका साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा जो है ग्रेविटी इनको नीचे खींचेगी और ये पार्टिकल जो है नीचे आना शुरू होंगे। जो हल्के पार्टिकल है वो हमारे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सेडिमेंटेशन पे। अब इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द डेंसिटी डिफरेंस। अब डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, यानी कि कोई अगर डेंसिटी हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी है, तो वो नीचे हमारा गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी की ब्राउनियन मोशन हमारी बहुत ज़्यादा है तो उसका सेडिमेंटेशन रेट हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो बार बार मूव कर रहा है, तो भाई वो नीचे गिरने का टाइम नहीं मिल रहा और वो हमारा स्टेबल है, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या है कि सेडिमेंटेशन रेट अगर हमारा ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल मान लो ऐसा थे स्टेबल, यानी कि ये हमारी स्टेबल है। अब अगर इनका सेडिमेंटेशन रेट हाई है तो ये पार्टिकल नीचे पूरा बैठ जाएंगे, और जब ये नीचे बैठ जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा अनस्टेबल, यानी कि स्टेबिलिटी हमारी कम हो गई। तो यहाँ पे इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे स्टॉक का लॉ यूज़ किया जाता है, वो आप देख लेना। तो सिंपल क्या है, सेडिमेंटेशन रेट अगर हमारा हाई है तो स्टेबिलिटी हमारी कम है, और सेडिमेंटेशन रेट हमारा डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा सेडिमेंटेशन रेट हमारा उतना ही ज़्यादा हो जाता है। अब हमारी काइनेटिक की आखिरी प्रॉपर्टीज आती है विस्कोसिटी। अब देखो विस्कोसिटी एक्चुअल में क्या होती है, गाढ़ापन। यानी कि जैसे मान लो ये हमारे पार्टिकल हैं और मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो मैंने सॉल्वेंट यूज़ किया ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा यूज़ किया है, तो जब इसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होगी तो पार्टिकल्स को मूव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, यानी कि इधर उधर वो इजीली मूवमेंट नहीं कर सकते। और वही ये बता रहा है कि इट इज़ द रेजिस्टेंस टू फ्लूइड टू फ्लो, यानी कि जो कोई भी हमारा फ्लूइड है इसके अंदर, या जो कोई भी हमारा पार्टिकल है वो इजीली फ्लो नहीं हो पाता है अगर उसकी विस्कोसिटी हमारी हाई है। और ये हमारा डिपेंड करता है शेप पे, साइज पे और मॉलिक्यूलर वेट पे। अब इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का इंटरेक्शन क्या है, और ये भी समझ आ रहा है कि अगर हमारा मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि अगर हमारा मॉलिक्यूलर वेट इनका पूरे का हाई है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, तब भी हमारे जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने बड़े पार्टिकल होंगे उतना ही ज़्यादा जगह कवर करेंगे और हमारी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो आइंस्टाइन ने इसके लिए एक इक्वेशन भी डिस्क्राइब की थी जो हमारी इसकी विस्कोसिटी को बताएंगे। तो यहाँ पे यह है n इक्वल टू n नॉट 1 + 2.5, और यहाँ पे ये जो n हमारा है ये इजीली हमको बताएगा कि विस्कोसिटी क्या है। n नॉट हमारा विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम हो गया, और ये जो हमारा हो गया इसको हम वॉल्यूम फ्रैक्शन बोल देते हैं। तो बस इसको याद कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ा फंडा नहीं है। बस विस्कोसिटी के बारे में थोड़ी सी बात ये है कि ये हमारे रेजिस्टेंस को रोकेगा, यानी कि विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी हमारा जो फ्लूइड है वो उतना ही कम रजिस्ट हो पाएगा, यानी कि उतना ही कम हमारा फ्लो हो पाएगा। तो ये हमारे हो गए सिंपल काइनेटिक। अब हमारी थर्ड स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स के बारे में। अब देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में सिंपली क्या है, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो हमको ये जानने में हेल्प करेंगे कि जो हमारे कॉलॉइडल पार्टिकल्स हैं उन पे क्या चार्ज होता है और चार्ज उन पे क्या इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे दो इसके मतलब प्रॉपर्टीज आती हैं, पहली आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरी आती है इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है कि जैसे मान लो हमने ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन ले लिया, अब यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर मैं क्या करूँ, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो जो उन पे जो चार्ज है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मैं सिंपल आपको बताता हूँ, तो मान लो एक मैंने पूरा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार किया है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि जो एनोड है वो हमारा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। वैसे ये थोड़ा उल्टा होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, सॉरी कैथोड हमारा पॉजिटिव में, एनोड नेगेटिव में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे यही है। देखो ये अलग अलग चलता रहता है, तो आप यहाँ पे नीचे वो मत करना कमेंट में सर पॉजिटिव है नेगेटिव है, बस आप यहाँ पे ऐसे पढ़ लो, ये आपका सही है। तो एनोड आपका पॉजिटिव है, कैथोड आपका नेगेटिव है। अब क्या होगा, ये पूरा सॉल्यूशन है। अब
जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, करंट को पास करेंगे, जैसे ही करंट हमारा पास होगा, ये जो हमारा पूरा कॉलोइडल डिस्पर्जन है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि मान लो भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो H2O हो गया, पानी हो गया, तो भाई नॉर्मल है, NaCl हो गया, पानी हो गया, नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही करंट करते हैं ये हमारा जो है ब्रेक शुरू हो जाता है, ये H पॉजिटिव और ये हमारा OH नेगेटिव हो गया, ये Na पॉजिटिव, ये हमारा Cl नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा आइंस में कन्वर्ट हो गया। और जब आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, तो ये अपोजिट चार्ज पे जाना शुरू कर देंगे, जो हमने पढ़ा था। तो जो नेगेटिव वाले वो सारे हमारे पॉजिटिव की तरफ चले गए, और जो पॉजिटिव वाले वो सारे के सारे हमारे नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, और यही हमारी पूरी प्रोसेस कहलाती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। अब इससे हमको पता क्या चल रहा है, इससे हमको एक्चुअल में ये पता चल रहा है कि जो हमारे कॉलॉइड्स है ना, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो हमारे केमिकल सब्सटेंस है वो भी आइंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो हमारे इनके पास मूव करेंगे। और जब पॉजिटिव हमारा इधर मूव कर गया, नेगेटिव हमारा इधर मूव कर, सॉरी नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर मूव कर गया, तो एक सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास हो जाएगा। तो यही इलेक्ट्रोफोरेसिस हमको बताती है कि कोई भी सॉल्यूशन करंट को पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा करंट को पास करता है। अब जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एनोड की तरफ हमारे जो मूव कर रहे हैं, उसमें एग्जांपल जैसे हमारा काउलिन हो गया या फिर सल्फर हो गया, यानी कि अगर हम काउलिन सल्फर में करेंगे तो नेगेटिव चार्ज वाला हमारा इसकी तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, वो हमारा एग्जाम्पल हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड का हो गया। तो पार्टिकल्स का भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमारा नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब देखो ये जो कंसेप्ट है ना, इसको दिया था हमारे हेल्महोल्ट्ज़ ने 1879 में। अब देखो इनके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे अगर मैं सिंपल आपको दिखाऊं, मान लो ये हमारा कोई भी कॉलॉइड्स हो गया। अब आपको पता है कि कॉलॉइड्स जो होते हैं ना नॉर्मल है हमारे, ठीक है, इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है, चार्ज वाले भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं चार्ज वालों के बारे में, क्योंकि हमको जो है इलेक्ट्रिकल वाली प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो इन्होंने ये बताया कि अगर मान लो कोई भी हमारा कॉलॉइड्स है और इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं सिंपल बताऊँ कि मान लो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज वाला कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा कोई भी पार्टिकल हो गया सिंपल मान लो। तो अब क्या होता है कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, अब ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर जो नेगेटिव वाले पार्टिकल है ना, वो ऐसे एक पूरी की पूरी लेयर बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये हमारी पूरी पूरी लेयर बन जाएगी। और ये जो लेयर बन जाएगी ना, ये पहली लेयर बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट लेयर। ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट लेयर। अब ये फर्स्ट लेयर हमारी इमूवेबल है, यानी कि ये मूवेबल नहीं है, ये हमारे पूरा पार्टिकल को क्या ट्रैप करके इस तरह रखती है। अब क्या होता है कि जब ये बन जाती है तो अब भाई नेगेटिव है, तो अब इसके ऊपर फिर से हमारी जो एक पॉजिटिव वाली लेयर बनना यहाँ पे शुरू हो जाती है, यानी कि यहाँ पे इस तरह हमारी एक पूरी पूरी पॉजिटिव वाली लेयर बनना शुरू हो जाएगी। और ये जो पॉजिटिव वाली लेयर है ना, इस पूरी लेयर को हम यहाँ क्या बोलते हैं, सेकंड लेयर बोल देते हैं। तो ये हमारी हो जाती है यहाँ पे सेकंड लेयर बोल जाती है। तो यही इसको बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एक्चुअल में क्या होती है कि अगर जैसे कोई भी पार्टिकल है तो उसके अंदर अपोजिट चार्ज वाला जो पार्टिकल है वो कनेक्ट होते 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 एक पूरी लेयर बना देता है, जिसको हम फर्स्ट लेयर बोलते हैं। देन इसके अपोजिट यानी कि अब इसके भी ऊपर एक हमारी दूसरी लेयर बन जाती है, जिसको हम यहाँ पे सेकंड लेयर बोल देते हैं। अब नेक्स्ट बात इन्होंने क्या बताई कि यहाँ पे देखो ये जो हमारी दो लेयर है ना, इसमें जो फर्स्ट लेयर है ना, ये हमारी स्टैटिक लेयर कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज हमारे कनेक्ट हो गए, ये इमूवेबल है। अब इमूवेबल क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो दूसरी लेयर है ना, ये जो चार्ज है ये अटका लेते हैं। अब ये हमारे मूवेबल है, यानी कि ये हमारे इधर से हट गया, दूसरा आ गया, तो कोई दूसरा पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारी मूव होती रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मूव नहीं हो पाती कि ये हमारी पूरी मूव हो पाए। तो ये नीचे वाला है ना, ये हमारी फर्स्ट लेयर और ये कहलाती है स्टैटिक लेयर, और जो सेकंड वाली होती है इसको हम मूवेबल लेयर भी बोलते हैं। और इस तरह पूरा हमारे यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो इसी को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। और ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी हेल्महोल्ट्ज़ जी ने कि हमारे जो कॉलॉइड्स हैं उनके अंदर एक ये भी प्रॉपर्टीज होती है कि वो हमारे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनाते हैं। यानी कि इतनी सी बात थी कि भाई इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हमारे बनाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इन दिस थ्योरी एट द फर्स्ट लेयर चार्ज इज इम्पार्टेड टू द सरफेस ऑफ पार्टिकल, यानी कि मान लो ये हमारा पार्टिकल था तो इसके सरफेस पे पूरा चार्ज हमारा जुड़ जाता है, और यही जो हमारा होता है ये इमूवेबल होता है, और ये हमारी स्टैटिक लेयर कहलाती है। और इसी को हम जो है हेल्महोल्ट्ज़ लेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप हेल्महोल्ट्ज़ लेयर यहाँ लगा देना। देन यहाँ पे जो सेकंड लेयर है इसलिए हमारी डिफ्यूज मोबाइल लाइंस की होती है, यानी कि फर्स्ट लेयर के अकॉर्डिंग, फर्स्ट अगर पॉजिटिव है तो सेकंड हमारी नेगेटिव, यहाँ फर्स्ट हमारी नेगेटिव है तो सेकंड हमारी पॉजिटिव होती है। अब ये जो चार्ज होता है ये इक्वली, यानी कि जितना चार्ज यहाँ पे उतना ही चार्ज हमारा ऊपर वाले पे प्रेजेंट होता है, तो इक्वली हमारे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ मैंने पूरा डायग्राम बना रखा है, आप इसको लिख के आ जाना। ये डिस्पर्स के फेज यानी कि पार्टिकल हो गई, डिस्पर्जन मीडियम हो गया, ये पूरा बन गया, ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई, ये हमारी सेकंड लेयर हो गई, ये पूरी ऊपर दिख रही हो गई, और इन दोनों को मिला के हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोल देते हैं। अब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लेयर दैट इज स्टैटिक एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। अब इन दोनों लेयर के बीच में जो हमारा पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, यानी कि करंट जनरेट हो रहा है, उसी को हम यहाँ पे जीटा पोटेंशियल बोल देते हैं या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोल देते हैं। ये आपने पहले भी वर्ड सुना होगा जीटा पोटेंशियल वगैरह वाला। तो हमें देखो यहाँ पे फिजिकल के अंदर कोई ज़्यादा वो नहीं करनी है, इंजीनियरिंग या कुछ और नहीं है, सिंपल इतना सा बात आप लिख के आ जाओगे, आपके लिए ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगी। तो यही थी सारी की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हमने यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिकल की दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ ली,
हमने यहाँ पे काइनेटिक के लिए भी अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने देख ली है, और इसके अलावा ऑप्टिकल के लिए भी हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज देख ली है, जिसमें हमारी ये 3 थी। तो आई होप अब आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब देखो पूरा आता है तो 10 मार्क्स में आएगा, करके आ सकते हो, बाकी एक एक करके आता है तो आप 5-7 मार्क्स में लिख के आ सकते हो। और ये आपको शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा इसमें जो है कंटेंट लिखा हुआ है, और डायग्राम वगैरह बना के आ जाओगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये सब काम भी आप करना सीख लो। तो अब हमने जो अपने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे छोटे मगर मोटे क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे हमें एक तरह से शॉर्ट नोट के रूप में या सारा कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा फंडा है, जैसे मान लो ये हमारा कॉलॉइड्स है, पूरा हमने देखा था। तो अगर इसके अंदर मैं इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो एक्चुअल में जाना है। यानी कि ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कॉलॉइडल डिस्पर्जन में अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइड। क्या हमारे जो कॉलॉइड्स है उसकी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। तो जैसे ये हमारा कॉलॉइड्स है, तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम यहाँ पे कोई भी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देते हैं तो जो पार्टिकल्स हमारे कॉलॉइडल डिस्पर्जन के वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, यानी कि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। सिंपल, ये मान लो हमारा कॉलॉइडल डिस्पर्जन है, ये हमारी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये ऐसे डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है वो हम यहाँ पे आगे समझते हैं। तो इसको जो पूरे को डिस्क्राइब किया था वो किया था हमारे हार्डीज यूल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इनका फिनोमेना क्या था कि द फिनोमेना ऑफ डिपोजिशन ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल व्हेन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट, यानी कि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब एग्जांपल मान लो कि ये हमारे कॉलॉइडल डिस्पर्जन है और ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, यानी कि ये पूरे जो कॉलॉइडल है इसमें पॉजिटिव चार्ज हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोलाइट को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ऐड कर दिए। अब जैसे ही ऐड करूंगा नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा। मैं अगर एक बार जोड़ के दिखाऊं तो जैसे मान लो ये हमारा पॉजिटिव वाला था तो इससे हमारा नेगेटिव आके जुड़ गया, नेगेटिव आके जुड़ गया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इनके साथ हमारे जो है पॉजिटिव 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 ऐसे हमारे जुड़ता चला गया। तो अब क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा एक बल्क यानी कि एक बड़ा बिग साइज का पार्टिकल बन गया जो जुड़ा हुआ है। और जब बिग साइज का पार्टिकल बन गया तो ये क्या, जब भारी हो गया तो धीरे धीरे क्या सेडिमेंटेशन होगी, यानी कि ये हमारा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और जब नीचे गिरना शुरू हो जाएगा तो पार्टिकल हमारे जितने भी थे देखो यहाँ पे नीचे जहाँ पे इस तरह से बैठ जाएंगे। और जब इस तरह नीचे बैठ जाएंगे तो इसी को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन होना। यानी कि हमारे यहाँ पे जो पार्टिकल थे वो एक्यूमुलेट हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए हैं, यानी कि नीचे बैठ गए हैं। और अगर ऐसा बैठ गया तो ये हमारा क्या कहलाता है, अनस्टेबल कंपाउंड, जो हमने पहले भी बात की थी। यानी कि अगर हमारे कंपाउंड है जो मैंने यहाँ दिखाया था, इस स्ट्रक्चर से आपको याद आ जाया करेगा बार बार कि अगर सारे ड्रग के पार्टिकल नीचे बैठ गए तो अगर कोई ड्रग यहाँ से यूज़ करेगा तो ड्रग नहीं आएगा, और जब यहाँ से यूज़ करेगा ड्रग बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसीलिए जो ड्रग के पार्टिकल हैं वो पूरे में अच्छे से डिजोल्व रहेंगे, यही हम यहाँ पे चाहते हैं। और यहाँ पे क्या है, इसमें डिजोल्व थे, लेकिन जैसे हमने कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज डाला यहाँ पे हमारे ये पार्टिकल अनस्टेबल हो गए। तो हम ये समझते हैं कि अगर जो इलेक्ट्रोलाइट का ये इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो हमारी एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल की, इससे हमारे प्रेसिपिटेट बढ़ जाएगा, और इससे हमारे क्या हो जाएंगे, पार्टिकल जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल, क्योंकि नीचे बैठ गए हैं। तो हमारा ओवरऑल जो कॉलॉइड्स है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, अगर हम कोई भी चार्ज यहाँ ऐड करते हैं वो डायरेक्टली हमारे कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन करता है। अब कौन सा चार्ज ज़्यादा करेगा, तो हमारा एल्यूमिनियम वाला ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर ये वाला सोडियम, फिर ये। तो ये हमारे पार्टिकल ये क्या करेंगे, ज़्यादा हमारी क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट को फॉर्म करते हैं। बट इफ वी ऐड सेम चार्ज पार्टिकल देन पार्टिकल एंड इलेक्ट्रोलाइट रिपेल ईच अदर एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड डिस्पर्जन। अब जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डाल रहे हैं, अब मैं नेगेटिव की जगह क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पॉजिटिव और डाल दूँ। तो मान लो ये मेरे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब मैं क्या करूँ, इसके अंदर मैंने पॉजिटिव वाले और डाल दिए। तो जब पॉजिटिव डालूंगा ये पॉजिटिव, तो आपको पता है कि पॉजिटिव एक दूसरे को अपोज करेगा। तो अब मान लो ये मेरा पूरा कॉलॉइड है और ये एक दूसरे को अपोज करेगा, तो पूरे में पॉजिटिव क्या रहेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, और हमें बहुत अच्छा जो है कॉलॉइड देखने को मिलेगा। तो हम क्या करें कि अगर हम सेम चार्ज पार्टिकल वाले पार्टिकल्स को यहाँ पे और ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो भाई सिंपल सा फंडा, अगर अपोजिट को ऐड करते हैं स्टेबिलिटी डाउन होती है, और अगर सेम को ऐड करते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब सेकंड हमारा आता है कोएजर्वेशन। अब देखो ये भी कुछ अलग नहीं है, जो हमने अभी पढ़ा था उसी के जैसा है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्हेन टू अपोजिटली चार्ज हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स, यानी कि ये पानी वाले जो प्यार करते हैं वो नेचर के कॉलॉइड्स को अगर हम मिक्स कर देते हैं ना, देन देयर विल बी अ सेपरेशन ऑफ कॉलॉइड रिच लेयर। तो हमको एक कॉलॉइड रिच लेयर देखने को मिलती है, आगे मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, तो कॉलॉइड रिच लेयर है उसको हम यहाँ पे कोएजर्वेट नाम से जानते हैं, इसीलिए इस पूरे फिनोमेना को हम यहाँ पे कोएजर्वेशन बोल देते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, ये हमने पॉजिटिव चार्ज वाले लिए कॉलॉइड मान लो जेलेटिन हो गया, यानी कि जेलेटिन को
पानी में डिजोल्व किया है। ये हमने अकेसिया ले लिया जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, इसको हमने पानी में डिजोल्व किया है। अब अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमने ये तो पढ़ा ही था कि पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में मिक्स होकर क्या करेंगे, इस तरह से पार्टिकल का पूरा साइज बढ़ जाएगा और ये हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये मिल मिल के हमारे नीचे यहाँ पे पूरा सेटल डाउन हो जाएगा। और जब ये पूरा नीचे सेटल डाउन हो जाता है तो यहाँ पे जो हमारा बाकी का पानी है ना वो ऊपर पहुंच जाता है। और जब ऊपर पहुंच जाएगा तो इस जगह पे हमें क्या है, एक पूरी की पूरी लेयर देखने को मिलेगी। और इसी लेयर को हम यहाँ पे कॉलोइडल रिच लेयर बोल देते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो कॉलोइड से सारा का सारा वो हमारा नीचे आ चुका है और जो पानी का वाला पार्टिकल था वो हमारा ऊपर चला गया। तो ये जो नीचे वाला लेयर है ना, ये दिखा रही है कि इसके अंदर हमारे कॉलोइडल रिच लेयर प्रेजेंट होती है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वाजरवेट बोल देते हैं। यानी कि इस पूरे को कॉलोइड की जो रिच लेयर होती है इसको हम क्वाजरवेट बोल देते हैं और जो पूरा फिनोमेना होता है इसको हम यहाँ पे क्वाजरवेशन बोल देते हैं। यानी कि ये हमारी लेयर कहलाती है कॉलोइडल। तो देखा जाए वही है जो इफेक्ट ऑफ ब्लैक पढ़ रहा था कि सब कुछ नीचे बैठ जा रहा है, वही है, बस हमने उसकी मदद से यहाँ पे क्या है कॉलोइडल रिच लेयर यहाँ पे फॉर्म कर ली, बना ली और इसी पूरे फिनोमेना को हम यहाँ पे कॉजरवेशन बोल देते हैं। तो ये सिंबल था कॉजरवेशन के बारे में। थर्ड हमारा आता है पेप्टाइजेशन। क्या होता है, तो सिंबल पेप्टाइजेशन के बारे में बात करें तो इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉलोइडल डिस्पर्जन। यानी कि मान लो कोई हमारा कॉलोइड है और उसको हमें स्टेबल फॉर्म कराना है तो उसको हम जो है पेप्टाइजेशन की मदद से कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कॉलोइडल डिस्पर्जन बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर पेप्टाइजिंग एजेंट। यानी कि देखो यहाँ पे ये हमारे लिए एक तरह से कामगार है। यानी कि हम सिंपल क्या देख रहे थे कि अगर मान लो हमारे जो पार्टिकल्स है वो ऐसे नीचे बैठ जाते हैं और अगर पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं यानी कि प्रेसिपिटेट हमारा फॉर्म हो जाता है तो ये हमारा अनस्टेबल होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको स्टेबल बनाने के लिए फिर से इस प्रेसिपिटेट को जो है कॉलोइडल में कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। यानी कि सिंपल सा फंडा हमने क्या देखा कि जो हमारी पहली प्रोसेस जो हमने पढ़ी थी यानी कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, वो हमारा क्या करा था, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करा था और इसको दोबारा से ओवरकम करने के लिए यानी कि उसको फिर से ठीक करने के लिए हम पेप्टाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम करते क्या है, तो जैसे मान लो ये हमारे फ्रेशली प्रेसिपिटेट है यानी कि ये पूरे हमारे प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है और ये हमारे अनस्टेबल है यानी कि इसमें कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को पहुंचा देंगे और इसको हम पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोलेंगे। अब इसको हम डालेंगे इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे ये पार्टिकल है मान लो, तो अगर ये पॉजिटिव वाले हैं यानी कि मान लो जेलेटिन वाले हैं तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वाले ही पेप्टाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे और जब पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में जाएंगे तो पूरा ये हमारा अच्छे से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मान लो नेगेटिव है तो हम यहाँ पे नेगेटिव वाला यूज करेंगे और ये हमारा फिर से अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। अब मान लो ये मिक्स है पॉजिटिव नेगेटिव, तभी तो वही प्रेसिपिटेट है। तो अगर हम कोई भी मान लो हमने यहाँ पॉजिटिव भी डाला तो पॉजिटिव की संख्या बढ़ेगी और पॉजिटिव से टकरा के हमारा फिर से जो है ये पूरा का पूरा स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह हमारे ये पेप्टाइजिंग एजेंट अपना काम करते हैं और ये हमारा पूरा फॉर्म करता है। इसी को हम स्टेबल कॉलोइडल डिस्पर्जन बोलते हैं। अब एग्जांपल जैसे मान लो हमारा एक कंपाउंड है FeO3 का होल मतलब थ्राइस हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, Fe3 पॉजिटिव जोड़ देंगे। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो ये कंपाउंड हमारा है तो इसके ऊपर जैसे इसके ऊपर हमारी क्या होगी, Fe3 की लेयरिंग चढ़ गई, ये Fe3 चढ़ गई, ये Fe3 चढ़ गई, Fe3 चढ़ गई। और जब ये पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया तो अब जो बाकी का दूसरा मान लो ये भी हमारा एक Fe3OH3 है तो इसके ऊपर भी हमारी लेयरिंग चढ़ गई, पॉजिटिव 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 ऐसे लेयर चढ़ गई। तो अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से टकरा के स्प्रेड आउट रहेंगे। यानी कि अगर मैं सिंपल एक बार आपको दिखाऊं तो जैसे मान लो ये पूरा का पूरा हमारा कॉलोइडल हो गया और इसके अंदर ये जो पार्टिकल है ये हमारे नीचे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे पार्टिकल नीचे बैठे हुए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इनके ऊपर जैसे मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज ऐड किया तो इनके ऊपर ये पूरा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सबको हमने पॉजिटिव चार्ज ऊपर कवर कर दिया। और जब पॉजिटिव चार्ज कवर हो गया तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि ये पूरा का पूरा बेशक जुड़ा हो, यानी कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो मान लो ये पूरा का पूरा हमारा इस तरह का कंपाउंड बना हो लेकिन इस पूरे के ऊपर हमने लेयरिंग बना दी पॉजिटिव चार्ज की। और अब क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो जब ये एक दूसरे को रिपेल करेगा तो रिपेल करके कॉलिजन करेंगे, एक दूसरे में करेंगे और यही क्या होगा, हमारे जो है फटाफट जो है ऊपर यानी कि ऐसे उड़ने लगेगा। और जब उड़ने लगेगा तो हमारे ये क्या हो जाएगा, स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह हम जो है अपने जो अनस्टेबल वाले कंपाउंड है, जो प्रेसिपिटेट है, उनको फिर से जो है स्टेबल बना सकते हैं ऐसे करके। आई होप आपको ये जो पूरा फंडा है ये यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो अब हमारा यहाँ पे आखिरी टॉपिक आता है प्रोटेक्टिव एक्शन वाला, जो हमने यहाँ देखा था कि भाई कैसे काम करता है और ये होता ही क्या है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव एक्शन के बारे में बात करें तो द एडिशन ऑफ लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन into a lyophobic colloidal solution prevent a lyophobic solution from coagulation। अब देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से समझाता हूँ तो जैसे मान लो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो लायोफिलिक वाले होते हैं ना, जैसे मान लो ये हमारे पूरे के पूरे हैं, तो जो लायोफिलिक वाले होते हैं उनकी जो एफिनिटी है हमारे वो सॉल्वेंट के साथ काफ़ी अच्छी होती है। मान लो ये पेंसिल से मैंने सॉल्वेंट बना लिया तो इनकी एफिनिटी सॉल्वेंट के साथ अच्छी होती है। तो ये हमारे क्या होता है, यहाँ पे स्टक रहते हैं, पूरे चिपके रहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें
लायोफोबिक के बारे में, यानी कि जिनकी सॉल्वेंट के साथ एफिनिटी अच्छी नहीं होती है, तो अगर ये पूरा सॉल्वेंट के साथ चिपकेगा ही नहीं, एफिनिटी नहीं है, तो ये सारा का सारा पार्टिकल नीचे आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट केस में हम क्या देखेंगे कि ये सारा का सारा पार्टिकल है वो हमारा नीचे आ जाएगा। अगर जो लायोफोबिक है, यानी कि इनकी जो एफिनिटी है वो हमारी सॉल्वेंट के साथ अच्छी नहीं है, यानी कि सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे नीचे आके बैठ जाते हैं। अब हमको क्या करना है कि हमें इसको बचाना है, क्योंकि अगर ये हो गया तो ये अनस्टेबिलिटी है और इसमें पार्टिकल हमारा नीचे बैठा है। तो अगर हम मेडिसिन यूज़ करेंगे, इधर हमें कोई नहीं मिलेगा ड्रग, इधर हमें बहुत सारा मिलेगा, तो हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो लायोफोबिक वाला है, यानी कि जहाँ पे जो पार्टिकल है वो सॉल्वेंट से हीट करते हैं और नीचे आके सारे गुस्सा होकर बैठ जाते हैं, इनको हम फिर से जो है ऐसा स्टेबल कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो लायोफोबिक वाले हैं ना, इनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम कवरिंग कर देते हैं। जो हमने अभी बात की थी प्रोटेक्टिव वाली पेप्टाइजेशन में, उसी की तरह हम क्या करेंगे कि इनके ऊपर कवरिंग बना देते हैं। और कवरिंग करते किसके हैं? हम कवरिंग करते हैं लायोफिलिक की, यानी कि हमने यानी लायोफिलिक सॉल्वेंट जो है ना, उसकी हमने लायोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो लायोफिलिक वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी यहाँ पे कवरिंग कर दी है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही हम इनकी मॉलिक्यूल्स की यहाँ कवरिंग कर देंगे, अब इनकी एफिनिटी हमारी क्या है, इस सॉल्वेंट के साथ में काफ़ी अच्छी है। और जब इनकी एफिनिटी अच्छी है तो धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हमारे फिर से जो है जगह जगह जाने डिस्ट्रीब्यूट शुरू हो जाएंगे। और हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कवरिंग की वजह से, यानी कि ये लायोफिलिक वाली जो कवरिंग है, इस कवरिंग की वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये पूरा हमारे अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे और ये भी हमारे एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करें कि अनस्टेबल वाले कंपाउंड को फिर से जो है स्टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, हमारे जो लायोफोबिक वाले सब्सटेंस है उनके ऊपर हम लायोफिलिक की कवरिंग कर देते हैं, जिससे हमारे ये कंपाउंड स्टेबल रहेंगे और पूरे में डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। तो वही यहाँ पे है कि द एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कि जो लायोफिलिक वाला है, जो सॉल्वेंट से प्यार करते हैं, उनको हम लायोफोबिक वाले कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ में क्या करते हैं, मिक्स करा देते हैं। यानी कि जो लायोफोबिक सॉल्वेंट से प्यार नहीं करते, गुस्साओं के नीचे बैठ गए थे, उनको जब हम क्या करेंगे, इससे प्यार करेंगे, तो ये इनको पकड़ पकड़ के जो है ऊपर यहाँ पे पूरे में डिसॉल्व कर देते हैं। और इससे क्या होगा, हमारे जो लायोफिलिक सॉल्यूशन है वो कोगुलेशन से बच जाएगा और हमको एक अच्छा वो मिलेगा। तो ये पूरा जो फिनोमेना है इसको हम यहाँ पे प्रोटेक्टिव एक्शन बोलते हैं। और एंड जो लायोफिलिक हमारा कॉलर्ट्स है, जिस पर्पज के लिए हम यूज करें, उसको हम प्रोटेक्टिव कॉलर्ट्स बोल देते हैं। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि भाई हमारा प्रोटेक्टिव कॉलर्ट्स हमारा क्या होता है, वो हमारा ये पूरा मतलब जो उसको हम यूज़ कर रहे हैं जिस सब्सटेंस को, कॉलर्ट्स को, वो प्रोटेक्टिव कॉलर्ट्स होता है। एग्जांपल हमारा लायोफिलिक वाला कॉलर्ट्स। और ये जो पूरा फिनोमेना है, इस पूरे फिनोमेना को हम यहाँ पे प्रोटेक्टिव एक्शन बोल देते हैं। अब हमको ये भी जानना था कि जो एक्सप्लेन द प्रोटेक्टिव एक्शन, यानी कि ये काम कैसे करता है। तो हमने प्रोटेक्टिव एक्शन जान लिया कि हम इसमें लायोफिलिक को ऐड कर देते हैं। अब मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि जब हम लायोफिलिक वाले कॉलर्ट्स को लायोफोबिक वाले कॉलर्ट्स में ऐड करते हैं, तो जो लायोफिलिक के जो पार्टिकल्स है वो हमारे क्या करेंगे, लायोफोबिक वाले पार्टिकल्स को पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं। और जब कवर करेंगे तो ये प्रोटेक्टिव कॉलर्ट की तरह हमारे बिहेव करेंगे। और इसकी वजह से क्या है कि जो लायोफोबिक वाले हैं वो लायोफिलिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और इससे हमारी कोगुलेशन प्रिवेंट हो जाती है और ये हमारे एक्टिवेट रहते हैं। तो ये इस तरह हमारा पूरा काम करता है। आई होप आपको प्रोटेक्टिव वाला फंडा यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब इसी में एक लास्ट टर्म आता है हमारा गोल्ड नंबर। अब देखो गोल्ड नंबर एक्चुअल में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड इन mg, यानी कि प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स का हमको अमाउंट बताना है mg के अंदर, विच प्रिवेंट्स द कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन व्हेन 1 ml ऑफ NaCl एडेड टू इट। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि भाई हमको क्या सिंपल है कि जैसे मान लो ये लायोफिलिक था, अब इसमें हम लायोफिलिक वाला कॉलॉइड्स मिला रहे थे और मिलाने के बाद ये हमारा क्या कर रहा था, इसके ऊपर लेयर बना के इसको प्रिवेंट होने से बचा रहा था। लेकिन हम कितने अमाउंट में इसको इस्तेमाल करें, यानी कि mg के अंदर, यानी कि मिलीग्राम में हम कितना अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड्स को इस्तेमाल करें जिससे ये हमारा बच जाए। भाई हमको क्वांटिटी भी तो पता होनी चाहिए थी, तो उसी क्वांटिटी को हम मीजर करते हैं गोल्ड नंबर से, यानी कि उसी क्वांटिटी को हम गोल्ड नंबर बोल देते हैं। अब इसको मीजर करने के लिए उन्होंने एक सिंपल सा तरीका ये निकाला कि पहले हम ले लेते हैं कि स्टेबल कॉलर्ट्स है, मान लो ये हमारा पूरा स्टेबल है, तो इसमें हम क्या करेंगे 0.1% NaCl सॉल्यूशन को 1 ml मिला देंगे। और जब मिला दिया तो हमारे ये अनस्टेबल हो गया, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा ऐसे मतलब प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे 0.1% AgNA3 सॉल्यूशन को मिलाएंगे, और जब सॉल्यूशन डालेंगे तो ये फिर से हमारा जो है स्टेबल कॉलर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम AgNO3 जो हमने यूज किया उसका 0.1 जो हमारा ये अमाउंट था उसको पता लगा लेंगे। और जैसे हमको ये पता लग जाएगा हमको जो है गोल्ड नंबर मिल जाता है, और उसी गोल्ड नंबर की मदद से हम जो अपने लायोफिलिक वाले जितने भी अमाउंट है उसको मेजर करते हैं। सिंपल कहते हैं अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड इन mg विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ गोल्ड नंबर, यानी कि 10 ml हम गोल्ड नंबर सॉल्यूशन लेंगे व्हेन 1 ml ऑफ NaCl एडेड टू इट। तो यहाँ पे क्या है अमाउंट ऑफ 0.1 NaCl को हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको स्टेबल बनाने के लिए। तो ये इसका जो अमाउंट है वही अमाउंट हमारे लिए गोल्ड नंबर का काम करेगा। तो ये था हमारा पूरा गोल्ड नंबर। तो आई होप अब आपको जो है एक एक चीज इस पूरी यूनिट की क्लियर होगी। तो हमने यूनिट 1 को जो है डिटेल्स में अच्छे से कवर कर लिया, सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं, यूनिट 1 हमारी कवर हो चुकी है। अब बहुत जल्दी हम आपके लिए यूनिट 2 भी लेके आने वाले हैं। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना भी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।